Yo, what's up, guys? Welcome back to the channel. अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो समझ लो आप ओजी हो। अब थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स और कमेंट्स में बताओ कि कैसी लगी वीडियो। चलो 100 कमेंट्स का हाइप क्रिएट करते हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट लिटरली बहुत मोटिवेशन देता है। तो बिना सोचे लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को पूरा एंजॉय करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत टाइम पहले इस एरिया में एक फेमस ब्लैकस्मिथ रहता था। उसकी अपनी शॉप थी और वो सारा सामान हैंडमेड बेचता था। एक दिन उसे किंगडम ऑफ कायरो को अपना सारा सामान बेचने का मौका मिला, जो उसके लिए बहुत फॉर्चुनेट था। एक एंडलेस वॉर के बीच ये उसके लिए अपनी स्टेटस को एलिवेट करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। कॉन्फ्लिक्ट के एंड के साथ उसी ब्लैकस्मिथ को बैरन का टाइटल मिल गया और ये आदमी इन जमीनों का ऑनर है और यंग मास्टर रोमन का फादर है, जो इस स्टोरी का प्रोटेगोनिस्ट है। हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक बैठे हुए लड़के को कहानी सुना रहा है। मीनवाइल उनके पीछे खड़ा एक मूंछ वाला आदमी सोच रहा है कि लड़का ऐसी बात पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है जो सबको पहले से ही पता है। हालांकि स्टोरी फिर हमें कुछ घंटे पीछे ले जाती है। यंग मैन पूछता है कि क्या वो दिमित्री फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, क्या वे सलामैंडर कॉन्टिनेंट के कायरो किंगडम में हैं और क्या मुरिम वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट नहीं करता। मूंछ वाला आदमी इसे कंफर्म करता है, ये सोचते हुए कि यंग मैन हमेशा से अजीब रहा है, पर आज वो सच में अपना दिमागी संतुलन खो चुका लगता है। शायद वो उन अजीब ड्रग्स का यूज कर रहा है जो आजकल अमीरों में पॉपुलर हो गई हैं। मूंछ वाला आदमी फिर मेंशन करता है कि लॉरेंस फैमिली से एक यंग लेडी उनसे मिलने आ रही है, पर ये कहते हुए वो सोचता है कि यंग मैन ने पिछले 25 सालों में अपनी लाइफ कैसे वेस्ट की है, इसलिए उसे डिमित्री फैमिली का ट्रैश कहा जाता है। आदमी उस लड़की की इंपॉर्टेंस और वैल्यूज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर दिमित्री उसे इंटरप्ट करता है, कहता है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इन जमीनों के सबसे बूढ़े आदमी को अपने पास लाने के लिए कहता है, कोई ऐसा जो इस यंग लेडी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उसे इस करंट वर्ल्ड में जीना सीखना है। मूंछ वाला आदमी कंफ्यूज है कि एक 25 साल का लड़का ऐसी बात क्यों कहेगा, पर एक सर्वेंट होने के नाते वो सिर्फ ओबे कर सकता है। स्टोरी फिर प्रेजेंट में लौटती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे इन जगहों के बारे में बस इतना ही पता है। दिमित्री उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि वो उसे रिवॉर्ड देगा, पर बूढ़ा आदमी बस ये रिस्पॉन्ड करता है कि यंग मास्टर से बात करना एक ऑनर था। अब दिमित्री जानता है कि सब उसे रोमन दिमित्री के नाम से जानते हैं, हालांकि उसका असली नाम बेक जुनह्युक है। वो मुरिम वर्ल्ड का एक ऐसा पर्सन है जिसने वॉर्स से भरी लाइफ जी, जो चाहा वो कॉन्कर किया और एंड में शांति से मरा, पर किसी अजीब रीजन से वो इस बॉडी में उठा। उसे नहीं पता कि ये हेवंस की विल है या एसेंशन एक्सेप्ट न करने की पनिशमेंट। अचानक उन्हें बाहर एक आवाज सुनाई देती है और कोई बास्टर्ड चिल्लाता है। एक लड़के को चेहरे पर लात पड़ती है जबकि सब देख रहे होते हैं। छोटी दुकान के सामने गुंडों से घिरा वो ब्लीड कर रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, जबकि आदमी उसे फिल्थी बास्टर्ड कहते रहते हैं और उसे बेरहमी से मारते रहते हैं। दिमित्री का सर्वेंट देखने के लिए पास आता है, पर तुरंत शॉक हो जाता है। वो उस ब्लड फैंग टैटू को बहुत अच्छे से पहचानता है। उसके बगल में कोई पूछता है कि क्या चल रहा है। दिमित्री उसे जल्दी से जवाब देने का ऑर्डर देता है। सर्वेंट एक्सप्लेन करता है कि ये ब्लड फैंग्स हैं, एक ग्रुप जो सिर्फ दिमित्री के टेरिटरी में ही नहीं बल्कि पास के रीजन्स में भी जाना जाता है। लगता है जमीन पर पड़ा लड़का उनका कुछ वो करता है। सर्वेंट दिमित्री को कहता है कि इन्वॉल्व न हो, क्योंकि इससे सिर्फ ट्रबल होगा। हालांकि यंग मैन उसके बगल से पहले ही गायब हो चुका है और गुंडों को रुकने का ऑर्डर देता है। जैसे ही दिमित्री शांति से पास आता है, सर्वेंट डेस्परेटली उसे कुछ न करने के लिए कहता है, पर दिमित्री आगे बढ़ता रहता है। एक गंजा आदमी आता है, दिमित्री को पहचानता है और उसके चेहरे पर हंसता है। उसे वार्न करता है कि इससे दूर रहे और ये ना सोचे कि उसके पास कोई अथॉरिटी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नोबल बर्थ का है। सब कहते हैं कि बेहतर होगा अगर वो इंटरफेयर ना करे, क्योंकि ये उसका बिजनेस नहीं है। सर्वेंट इंसिस्ट करता रहता है कि ब्लड फैंग्स के अगेंस्ट जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर दिमित्री बस हैंस को बुलाता है। उसे इस जगह के रूल्स नहीं पता, तो उसे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। किसने इस लैंड के रूल्स तोड़े और किसे पनिश किया जाना चाहिए। हैंस एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है, डर से मुश्किल से कुछ निकलता है, फिर बोलता है। वो कहता है कि अगर लड़का सच में कर्ज में है और उसने पे नहीं किया तो वो गिल्टी है। हालांकि ब्लड फैंग्स के पास किसी को ऐसे पनिश करने की परमिशन नहीं है। इससे भी बुरा, उन्होंने दिमित्री फैमिली के सबसे बड़े बेटे का डिसरिस्पेक्ट किया, जो अपने आप में डेथ पनिशमेंट वाला क्राइम है। इस जगह के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर उन्हें इसके लिए एग्जीक्यूट किया जाए तो ये स्ट्रेंज नहीं होगा। गुंडे बस घूरते रहते हैं, जबकि हैंस सोचता है कि क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था। दिमित्री फिर पूछता है कि क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन सुनी। वो जमीन से एक स्टिक उठाता है और डिक्लेयर करता है कि दिमित्री फैमिली के सबसे बड़े बेटे के तौर पर उसे उन सबको पनिश करना होगा। गंजा आदमी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि दिमित्री एक नोबल है और उसे नहीं पता कि दुनिया कैसे काम करती है। वो उसे उनके शोल्डर टैटूज देखने के लिए कहता है और वार्न करता है कि अगर वो ऐसे ही एक्ट करता रहा तो सब डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे। दिमित्री बस कहता है कि ये वही प्रूव करता है जो उसे जानना था। गंजा आदमी अब कॉन्फिडेंट होकर पूछता है कि दिमित्री किस बारे में बात कर रहा है। यंग मैन एक्सप्लेन करता है कि जितना वो बता सकता है वे सिर्फ ट्रैश हैं, क्योंकि वे इस लैंड के लॉर्ड के बारे में ऐसे बात करते हैं। वो आगे बढ़ता है कहते हुए कि उसे इस जगह में उनकी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है।
गुंडे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़का सच में ऐसे अटैक करेगा। पर अब उसे ब्लड फैंग्स के ऑनर को डिफेंड करना होगा। वो दिमित्री की गर्दन पर स्लैश करता है। हालांकि उसे तुरंत कुछ अजीब लगता है। दिमित्री ने पहले ही वो ब्रांच उसमें घुसा दी थी। बिना हेजिटेशन के दिमित्री उसे बाहर खींचता है और दूसरे दो गुंडों की तरफ मुड़ता है। पर वे सिर्फ उसे गाली देते हैं, उसे बास्टर्ड कहते हैं और अपने लीडर का रिवेंज लेने की कसम खाते हैं। हैंस दिमित्री को केयरफुल रहने की वार्निंग देता है, पॉइंट आउट करता है कि गुंडे उससे कहीं ज्यादा आर्म्ड हैं। फिर भी दिमित्री आसानी से उनके अटैक को डॉज करता है। वो एक गुंडे के शिन पर एक स्विफ्ट किक मारता है और उसके बाद चेहरे पर पंच मारता है। सर्वेंट हैरान है, उसे कोई आइडिया नहीं था कि यंग मास्टर ऐसे फाइट कर सकते हैं। उसके लिए ये भी सेंस नहीं बनाता कि ये वही मास्टर रोमन हो सकता है। जब बेक ने अपनी आंखें खोली तो पहली चीज जो उसने देखी वो फ्लोर पर एक फेयरवेल लेटर और बिखरे हुए ड्रग्स थे। कायरो का किंगडम हमेशा वॉर में रहता था। उसे अपनी हर नोबल हाउस से आर्मी में सर्व करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता था। रोमन को अपनी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था। हालांकि उसने इसके बजाय अपनी लाइफ लेने का चूज किया। बेक रिफ्लेक्ट करता है कि रोमन ने जो कुछ भी सहा हो ये एक पैथेटिक लाइफ थी, पर इस बॉडी का करंट ओनर हेवनली डीमन कल्ट का लीडर है और अब वो अपनी मर्जी से जिएगा। और यार, सिर्फ एक स्टिक से उसने पूरे टाउन को रेड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पार्ट को सेंसर करना पड़ेगा क्योंकि लड़का बहुत क्रूएल है। उसके पीछे कोई उसे मॉन्स्टर कहता है। बचे हुए आखिरी ब्लड फैंग्स में से एक भागने की कोशिश करता है, पर दिमित्री उसे बाल से पकड़ता है, जमीन पर पटकता है और डिक्लेयर करता है कि लॉ को ओबे करना होगा। वो वार्न करता है कि इस आखिरी वाले को जीने दिया जाएगा, एक वार्निंग के तौर पर कि क्या होता है जब लॉ को डिसोबे किया जाता है। वो टाउन के सबको इकट्ठा करता है और डिक्लेयर करता है कि उसका नाम रोमन दिमित्री है। अगर कोई इस पनिशमेंट से डिसएग्री करता है जो उसने इन लोगों को दी है तो वो कभी भी उससे मिलने आ सकता है। बेकजुनह्युक उसने अपनी इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ से मुरिम वर्ल्ड की पिनाकल तक रीच किया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मार्शल आर्टिस्ट्स उसके हाथों डिफीट हुए और मैस्कर किए गए। जब उसके दुश्मनों का ब्लड एक रिवर बन गया, सबने रिकॉग्नाइज किया कि हेवनली डीमन कल्ट मुरिम वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। पर अब इस मोमेंट में उसे स्ट्रीट रैट्स से डील करने के लिए भी खुद को एक्सर्ट करना पड़ रहा है। वह हैंस को बुलाता है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में गार्ड्स को नोटिफाई करे और किसी से जगह क्लीन अप करवाए। सर्वेंट ने बस रिप्लाई किया कि वह इसे इमीडिएटली कर देगा और भाग गया। वह रिफ्लेक्ट करता है कि जिस बॉडी में वह है वह कितनी वीक और यूजलेस है। उसे खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के एफर्ट्स को एक्सेलरेट करना होगा। तभी वह लड़का जिसे उसने पहले सेव किया था उठता है और उसे अपनी लाइफ सेव करने के लिए थैंक्स कहता है। दिमित्री को याद आता है कि यह वही लड़का था जिसकी पिटाई हो रही थी, पर उसे बताता है कि उसने जो किया वह उसे हेल्प करने के इंटेंशन से नहीं था। ब्लड फैंग ने लॉ तोड़ा और उन्हें पनिश किया गया। बस यही है। अब अगर वह अपनी जुबान सलामत रखना चाहता है तो उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होगी। पुअर लड़के ने अभी अभी अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी और उसे बदले में एक थ्रेट मिली। हालांकि वह कहता है कि वह एक्सप्लेन करेगा। उसके रिलेटिव्स ने ब्लड फैंग से मनी बोरो की थी ताकि कुछ लैंड परचेज कर सकें और फार्मिंग स्टार्ट कर सकें। वे अपनी क्रॉप्स बेचकर बोरो की गई अमाउंट को इजीली रिपे कर पाते, पर उन डैम्ड ब्लड फैंग ने लैंड पर जाकर सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी ताकि वे डेट वापस न कर सकें। बाद में ही लड़के को डिस्कवर हुआ कि उन्होंने यह उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करने और उसकी यंगर सिस्टर को ले जाने के लिए किया था। लड़का स्क्रीम करता है कि वर्ल्ड फेयर नहीं है क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया। वह सिर्फ दिमित्री से अपनी सिस्टर को सेव करने के लिए बेक करता है, पर बेक सिर्फ लड़के की आईज को ऑब्जर्व करता है। वह लुक उसे मैड डीमन की याद दिलाता है जो 4 हेवनली किंग्स में से एक था और जिससे वह ऐसी ही एक रेचेड जगह पर मिला था। वह फिर लड़के से उसका नाम पूछता है, जिस पर वह रिप्लाई करता है केविन। इसके साथ रोमन कहता है कि वह सिचुएशन को देखेगा और सब कुछ का टेक केयर करेगा। लड़का अपने थैंक्स शाउट करता है जबकि दिमित्री सेंस करता है कि उसका इस लड़के के साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप होगा। सीन एक अप्रोचिंग कैरेज पर शिफ्ट होता है। अंदर कोई लेडी फ्लोरा को इन्फॉर्म करता है कि वे दिमित्री एस्टेट के पास पहुंच रहे हैं। ब्लॉन्ड साई करती है, कहती है कि वह समझ गई। लगता है उसे इस रोमन दिमित्री से मिलना होगा। एक मंथ पहले किसी ने एक कैसल में शाउट किया, यह डिमांड करते हुए कि दिमित्री फैमिली के साथ अरेंज्ड मैरिज क्यों है। उसके फादर उसे रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि उनकी लैंड्स ऑनगोइंग वॉर की वजह से टेरिबल कंडीशन में है। हालांकि फ्लोरा कंफ्यूज्ड है, क्वेश्चन करती है कि क्या मैरिज इसी तरह डिसाइड हुई थी, और सबसे वर्स्ट यह है कि यह दिमित्री के साथ है, एक फैमिली जो ओल्ड माइनर्स और बंच ऑफ ब्लैकस्मिथ्स से भरी हुई है। वह कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर उसके फादर इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं कि वह सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इतने पैथेटिक होने के लिए अपोलोजाइज करें। प्रेजेंट में वापस कैरेज में बैठा आदमी अनाउंस करता है कि वे अराइव हो गए हैं। फ्लोरा ने होप किया था कि एटलीस्ट मैरिज एक सेकंड सन से होगी, जिसका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर लग रहा था, पर वह भी रुइन हो गया
क्योंकि रोमन ने खुद अपने फादर से शादी के लिए उसका हाथ मांगा था। वह अच्छी तरह जानती है कि इस आदमी की रेपुटेशन लग्जरी और प्लेजर की लाइफ जीने के लिए है, और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने उसे इतने परफ्यूम में क्यों ड्रेंच किया। जैसे ही वह कॉरिडोर से वॉक करती है, वह सोचती है कि चाहे उसके फादर को इसकी कितनी भी नीड हो, वह इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसे ये क्लियर करना होगा। उसी मोमेंट पर वह दिमित्री की तरफ टर्न करती है और कहती है कि वह चाहती है कि वह इस मैरिज के बारे में भूल जाए। रेडियंटली वह रिप्लाई करता है कि यह इंडीड एक ग्रेट आइडिया है। इस पॉइंट पर पुअर गर्ल पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। दिमित्री एक्सप्लेन करता है कि उसने इस मैरिज के बारे में बेटर सोचा और रियलाइज किया कि उसके जैसी अमेजिंग पर्सन के लिए दिमित्री फैमिली के इडियट से मैरी करना फुलिश है। फ्लोरा बेविल्डर्ड रह जाती है, वंडर करती है कि क्या वह सीरियस है। वह फिर उसे बताता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है और उसे इमीडिएटली अपने फादर से बात करनी है। हालांकि वह उसे रोकती है, पूछती है कि क्या चल रहा है। उसने सुना था कि यह मैरिज सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने अपने फादर से इसके लिए आस्क किया था, पर अब वह सडनली बिना हेसिटेशन के कैंसिल कर रहा है, जिससे वह परप्लेक्स्ड रह जाती है। दिमित्री बस उससे पूछता है कि क्या वह सच में उससे मैरी करना चाहती है, और जब वह अनो रिप्लाई करती है तो वह उसे बताता है कि उस केस में उन्हें अब एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की नीड नहीं है और वह सब कुछ का टेक केयर करेगा। वह उसे रीअश्योर करता है कि उसे वरी करने की नीड नहीं है क्योंकि वह फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। चूंकि उसे ऑलरेडी दिमित्री फैमिली का इडियट कहा जाता है, तो उसे डाइवोर्स्ड वन भी कहे जाने से कोई माइंड नहीं है। वह समझ सकती है कि वह इतना डिटरमाइंड क्यों लग रहा है। क्या यह सच में वही इडियट है जिसके बारे में सब बात करते हैं? डोर फिर उसके पीछे क्लोज हो जाता है और अंदर से उसे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट सुनाई देती है। कोई चिल्लाता है, पूछता है कि इस मैरिज को कैंसिल करने का क्या मतलब है। हालांकि दिमित्री कामली अपने फादर को इन्फॉर्म करता है कि वह बस उन्हें बता रहा है क्योंकि उसने लड़की को ऑलरेडी बता दिया है। उसके फादर उसे इडियट कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि सब उसे ऑलरेडी दिमित्री फैमिली का फूल कहते हैं और वह जो करने की कोशिश कर रहा था वह लड़के के लिए एक गुड रिलेशनशिप सिक्योर करना था। ये इकलौती चीज थी जो उसे करने की नीड थी क्योंकि ये उनकी फैमिली के लिए नोबल स्टेटस गारंटी करती। दिमित्री को बस एक ब्यूटीफुल गर्ल से मैरी करना था जिसके लिए उसने खुद बेक किया था। दिमित्री अपोलोजाइज करता है, पर उसके फादर टेबल से कुछ ग्रैब करते हैं और उसके हेड में थ्रो करते हैं। डिमांड करते हैं कि क्या उसे लगता है कि एक अपोलॉजी इसे फिक्स कर देगी। वह उसे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए बैटल ऑफ फील्ड में भेजने के बारे में कुछ करने की प्लानिंग कर रहा था, पर अब वह इनएविटेबल लगता है और वह पूछता है कि क्या दिमित्री को कुछ कहना है। दिमित्री बस रिप्लाई करता है कि उसके पास कुछ ऐड करने को नहीं है। उसके फादर फिर मेंशन करते हैं कि उन्होंने सुना दिमित्री ब्लड फैंग के साथ इन्वॉल्व हुआ और उन्हें पनिश भी किया, पर वह इस पर बिलीव नहीं करते। उसे पता होना चाहिए कि वो भी उस ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो अब दिमित्री को अपनी प्रॉब्लम से डील करना होगा। उसके फादर उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। लड़के को चुप देखकर उसके फादर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नी डाउन करके रोना स्टार्ट कर दे, पर दिमित्री बस रिस्पॉन्ड करता है कि वो समझ गया और सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा। कंफ्यूज्ड होकर उसके फादर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है, पर दिमित्री सिंपली कहता है कि प्रॉब्लम उसी के एक्शंस की वजह से हुई थी। वो इसे रिजॉल्व करेगा और तभी वापस आएगा जब सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ये कहकर वो दरवाजा बंद करता है और अपना फेस क्लीन करने लगता है। पास में कोई पूछता है कि क्या वो पागल हो रहा है। दिमित्री मुड़कर फ्लोरा को देखता है और पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों है। वो उसे वॉर्न करने की कोशिश करती है कि वो ब्लड फैंग के अगेंस्ट जा रहा है जो नोबल्स से भी नहीं डरते। अगर वो उसे थ्रेट मानते हैं तो शायद उसे मार देंगे। वो उसे एडवाइस देती है कि वो अपने फादर के पास वापस जाए, माफी मांगे और इस सब पर गिव अप कर दे, पर दिमित्री बस पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। वो रीजन बताती है, पर दिमित्री उसे इंटरप्ट करता है, ये कहते हुए कि लगता है उसे अपनी जगह सच में नहीं पता। सीन कुछ घंटे पहले शिफ्ट होता है जब हैंस रोमन पर परफ्यूम छिड़क रहा था ताकि ब्लड की स्मेल को मास्क किया जा सके, और रोमन उन टाइट फिटिंग कपड़ों को उतारने के लिए काफी ईगर था। हालांकि सर्वेंट ने एक्सप्लेन किया कि रिस्पेक्ट शो करने का यही एक तरीका है, पर रोमन उस मैरिज के बारे में सोच रहा था। वह अभी भी इस वर्ल्ड में एडजस्ट हो रहा है और ये चीज उसकी अंडरस्टैंडिंग को और कॉम्प्लिकेट कर देगी। सर्वेंट ने सजेस्ट किया कि वे नीचे जाकर सिचुएशन हैंडल करें। रोमन ने सोचा कि चूंकि उस लड़की ने उसके अगेंस्ट कभी कुछ नहीं किया तो उसके पास उसे डिसरिस्पेक्ट करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए वह जितना हो सके कम ऑफेंस के साथ चीजें खत्म करना चाहता था। पर अब उसे रियलाइज हुआ कि उस लड़की ने तो पहले से ही उसे कोई रिस्पेक्ट देने का प्लान नहीं बनाया था, जिससे उसे भी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह उससे कहता है कि उसके पर्सपेक्टिव से वह बहुत एरोगेंट लग रही है। हालांकि अब उसका कंसर्न दिखाना रिडिकुलस है जब उसने मैरिज तोड़ते टाइम किसी भी सर्कमस्टांसेस को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन जब उसने अपने फादर को बताया कि वह फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तब वह एंशियस हो गई। वह उसे एक्यूज करता है कि उसे इस सिचुएशन में डालने के बाद वह एक गुड पर्सन दिखना चाहती है, पर उसे यह समझना होगा कि उसने किसी भी पॉइंट पर उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं किया। अब वे अपने अपने रास्ते जाएंगे और अपनी लाइफ का ख्याल रखेंगे। उसने अपने फादर से कहा कि वह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ताकि लोग ये ना सोचें कि यह उनके रिलेशनशिप के एंड का कॉन्सिक्वेंस था, और क्योंकि वह उसके साथ कोई भी और इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था। यह पहली और आखिरी बार था जब वे एक दूसरे को देखेंगे। उसी रात बाद में लिहाना, दिमित्री की मदर,
किसी को ड्रिंकिंग रोकने के लिए कहती हैं। उसके फादर कन्फेस करते हैं कि आज अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रोमन पर फिर से वायलेंस यूज किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि नोबल्स बनने के बाद वह कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिर से उस सिचुएशन से गुजरे। लिहाना उसे रीएश्योर करने की कोशिश करती है कि सब ठीक है और बच्चे हेल्दी बड़े हुए हैं। फादर एक्नॉलेज करते हैं पर एडमिट करते हैं कि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि लड़का ऐसा क्यों है, खासकर तब जब रोमन ही वह था जिसने उनके साथ हार्ड टाइम्स देखे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रोमन को कैसे हैंडल करें। लिहाना उससे कहती है कि इट्स ओके, पेरेंट्स के तौर पर उनसे मिस्टेक्स हुई होंगी पर यह लाइफ का पार्ट है। फिर भी वे ही अकेले हैं जो लड़के के रॉन्ग बिहेवियर को करेक्ट कर सकते हैं। लिहाना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करती है कि जिस रोमेरो दिमित्री को वह जानती थी वह उनके बेटे को राइट पाथ पर वापस लाएगा। उसके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या वह ब्लड फैंग वाले इशू की बात कर रही है। वह नोट करती है, कहती है कि उसने गुस्से में बोल दिया था पर चूंकि लड़का थोड़ा जिद्दी हो सकता है तो कैप्टन जोनाथन से बात करना वाइज होगा। फिर वह सर्वेंट को बुलाता है और कैप्टन जोनाथन को समन करने का इंस्ट्रक्शन देता है। अगली सुबह रोमन टाउन में वॉक कर रहा है और हैंस उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, यह वॉर्न करते हुए कि कल जो हुआ उसके लिए ब्लड फैंग शायद रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे। पर रोमन बस पूछता है कि हैंस को कब लगा कि ये लोग इतने पावरफुल हो गए। हैंस एडमिट करता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। रोमन एक्सप्लेन करता है कि वॉर में फेम ही फियर जनरेट करता है क्योंकि ब्लड फैंग रूथलेस हैं। उस डर ने उन्हें अपने मिशन पूरा करने में ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। हैंस फिर पूछता है कि क्या रोमन कह रहा है कि वे डेंजरस नहीं हैं या वे वीक हैं। रोमन रिस्पॉन्ड करता है कि वे बस उतने ही वीक हैं जितना डर वे उसमें पैदा कर सकते हैं। सीन एक एटेलियर रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहां किसी ने ऑर्डर की हुई फीस्ट डिलीवर की। हैंस डिलाइटेड है, कहता है कि खाना डिलीशियस लग रहा है। हालांकि रोमन खड़ा होता है और कहता है कि वह बाहर जा रहा है पर हैंस को पीछे रुकने का इंस्ट्रक्शन देता है, यह कहते हुए कि वह इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा पर हैंस का साथ जाना बहुत डेंजरस होगा। हैंस उछल पड़ता है, डेस्परेटली इंसिस्ट करता है कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता, भले ही इसमें उसकी खुद की जान को खतरा हो। उसे यंग मास्टर की साइड में रहना ही होगा। रोमन एक सेकंड के लिए पॉज लेता है और फिर हैंस से पूछता है कि क्या वह सच में खुद को उसका आदमी मानता है। हैंस कंफर्म करता है कि वह हमेशा यंग मास्टर को फॉलो करेगा। रोमन फिर उससे कहता है कि वह विदड्रॉ करेगा क्योंकि वह हैंस जैसे वैल्यूएबल इंसान को ऐसे फुलिश तरीके से खोना अफोर्ड नहीं कर सकता और उसे एश्योर करता है कि वह जल्दी वापस आएगा। बेचारा हैंस वहीं खड़ा रह जाता है, श्योर नहीं कि क्या कहे, पर लड़के की बातों से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। जैसे ही हैंस वहां से भागता है वह बड़बड़ाता है कि अभी इन बातों पर सोचने का टाइम नहीं है, उसे दूसरों को इन्फॉर्म करना होगा। रोमन ने पिछले कुछ दिनों में रियलाइज किया है कि ब्लड फैंग उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वे छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं, इसलिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट है। वे उसे पब्लिकली पनिश नहीं करना चाहेंगे और वह उन्हें आसानी से लोकेट नहीं कर सकता, पर अगर ऐसा है तो उसे बस उन्हें अपने पास बुलाना है। यही वजह है कि वह जानबूझकर हैंस के साथ सिटी में वॉक कर रहा था। इसके अलावा आज दिमित्री नाइट्स का ट्रेनिंग डे है तो गलियों में ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं है। मतलब अगर वे रिवेंज का प्लान कर रहे हैं तो यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। उसी पल कुछ लोग पीछे से रोमन दिमित्री को आवाज देते हैं और उनमें से एक आगे कूदता है, यह डिक्लेयर करते हुए कि यह उनका रिवेंज है और ब्लड फैंग के साथ इन्वॉल्व होने की कीमत उसे चुकानी होगी। लेकिन तभी कोई कैप्टन को बुलाता है। मेसी हेयर वाला एक आदमी मुड़ता है, यह हैंस है जो जोनाथन की तरफ भाग रहा है, उसका नाम पुकारते हुए। जोनाथन सर्वेंट के पास आता है और पूछता है कि वह इतना घबराया हुआ क्यों है। सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते हुए हैंस समझाने की कोशिश करता है कि दिमित्री के साथ क्या हो रहा है और जोनाथन को तुरंत लड़के को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वह डेंजर में है। हालांकि रोमन पहले अटैक को एफर्टलेसली डोज करता है और अटैकर के पेट में अपनी एल्बो मारता है जिससे उसका डैगर गिर जाता है और फिर उसे दूसरे हाथ से मिड एयर कैच कर लेता है। इससे पहले कि वह आदमी रिएक्ट कर पाता उसे ऑलरेडी स्ट्रक कर दिया गया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह आदमी पीछे हट गया, अनश्योर कि कब हुआ ये सब। बाकी ठग्स अपने साथी को गिरते हुए देखकर इक्वली कंफ्यूज्ड थे। यह दिमित्री बिल्कुल अलग था उस दिमित्री से जिसके बारे में उन्होंने सुना था। रोमन बस पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं और सबको एक साथ उस पर आने के लिए इनवाइट करता है। सोल्जर्स के पास वापस हैंस फ्रेंटिकली ब्लड फैंग के साथ सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है। सोल्जर्स एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं कि रोमन का ब्लड फैंग को टेक डाउन करना कोई सेंस नहीं बनाता। हैंस इंसिस्ट करता है कि यह सच है और वह लड़का अब उन सबके खिलाफ चला गया है जिससे उनके लिए बस खड़े रहना बहुत डेंजरस हो गया है। कैप्टन जोनाथन को याद आता है कि लॉर्ड ने यह सब मेंशन किया था और हेल्प मांगी थी। वह बस जानना चाहता है कि रोमन, जिसे ठीक से तलवार पकड़ना भी नहीं आता, ऐसे मैटर्स में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। पर वह सबको गैदर करता है और उन्हें अपने वेपन्स ग्रैब करने को कहता है, वॉर्न करते हुए कि वे यंग मास्टर को हार्म नहीं होने दे सकते। हालांकि अगर लड़के ने सच में ब्लड फैंग के साथ ट्रबल क्रिएट किया है तो वह फ्यूरियस हो जाएगा। पर बेचारे ब्लड फैंग तो ऑलरेडी ग्राउंड पर थे। उन्होंने रोमन पर अटैक किया, उसे बास्टर्ड कहते हुए, पर उसने एक स्विंग के नीचे आसानी से डक किया और दूसरे के स्टमक में जैब किया।
एक और गंजे आदमी ने साइड से उस पर आने की कोशिश की, पर दिमित्री ने सिंपली डॉज किया और उसकी बेली पर एक किक लैंड की। वह फोल कोलैप्स हो गया और दिमित्री ने पूछा कि क्या वे बस 3 ही थे। उस आदमी ने उसे थ्रेटन करने की कोशिश की, कहा कि वह उन दोनों को मारकर बच नहीं पाएगा, पर रोमन बस हंसा। पूछा कि क्या उसे रियलाइज नहीं हुआ कि उन तीनों की डेथ हो जाएगी। रोमन ने फिर उस आदमी की थाई को लाइटली स्ट्रोक किया, उसे बताया कि उसके क्वेश्चंस का आंसर देना बेस्ट होगा, स्टार्ट करते हुए कि उनका लीडर कौन था। सीन टाउन के दूसरे पार्ट में शिफ्ट होता है, उसी बार में जहां पहले थे। सडनली अंदर सब स्टार्टल हो जाते हैं जैसे ही रोमन दिमित्री वापस आता है। काउंटर पर गंजा आदमी उसे वेलकम करने के लिए टर्न करता है। वह यंग मास्टर को ग्रीट करता है, जो एक चेरी वेव के साथ रिस्पॉन्ड करता है। वह आदमी वंडर करता है कि रोमन आज इतना स्ट्रेंज क्यों एक्ट कर रहा है और वह यहाँ है भी क्यों। बारटेंडर ने रोमन के ऑन बिहेवियर को इग्नोर करने का डिसाइड किया और पूछा कि उसे क्या ड्रिंक चाहिए। रोमन ने अ टीयर ऑन ऑफ द डॉन मांगा। बारटेंडर ने एक्सप्लेन किया कि वे वहां ऐसी ड्रिंक सर्व नहीं करते और पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। रोमन ने फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक मांगी जो उनके पास थी, क्योंकि उसे सुबह कुछ टेक केयर करना था। पहले किसी ने मेंशन किया था कि सब कुछ ड्यू ऑफ द डॉन से कनेक्टेड था। सिटी के बीच में एक बार में जहां वे अपने सारे मिशंस लेते थे, उन्हें बस स्पेशल कोड पास करना था। रोमन ने पूछा कि वह कोड क्या था और उस आदमी ने उसे एग्जैक्ट कोड दिया था जो रोमन ने अभी यूज किया था। उस मोमेंट पर सब साइलेंट हो गए। बारटेंडर ने बार में दूसरों को बुलाया और जैसे ही वह अटैक का ऑर्डर देने वाला था, उसे फेस पर स्ट्रक किया गया। सब शॉक्ड थे कि वह यंग मैन सबके सामने ऐसा कुछ करेगा और वे उठ गए, उसे मारने के लिए शाउट करते हुए। मीनवाइल टाउन के लोग गार्ड्स को बुलाने के लिए बाहर से भाग गए, पर यह एक की गर्दन के पीछे क्विक स्ट्राइक थी और दूसरों के लिए चॉक होल्ड। कुछ आदमी ग्राउंड पर थे, बिविल्डर्ड, वंडर करते हुए कि अभी क्या हुआ था। दिमित्री फैमिली के सो कॉल्ड इडियट ने 3 लोगों को टेक डाउन कर दिया था, इससे पहले कि वे रजिस्टर कर पाते कि क्या चल रहा था। मुरिम की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट यह है कि कोई भी ब्रीडिंग टेक्निक्स से खुद को स्ट्रेंथन कर सकता है। शॉर्ट टाइम में हेवनली डीमन ने रोमन की बॉडी को इंप्रूव करने में मैनेज कर लिया था। ऑफ कोर्स वह जैसा पहले था उससे बहुत दूर था, पर यह आदमी अब उसके लिए कोई थ्रेट नहीं थे। थोड़ी देर बाद बारटेंडर उठने लगा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ था। रोमन ने कमेंट किया कि वह सही टाइम पर उठा है क्योंकि वह सब कुछ फिनिश करने वाला था। बारटेंडर, एक चबी आदमी, ने पूछा कि रोमन उनके एस्टैब्लिशमेंट पर क्यों अटैक कर रहा था। दिमित्री ने उसे इडियट कहा, पॉइंट आउट करते हुए कि उसे पता था कि बारटेंडर ने ही उन आदमियों को उस पर अटैक करने भेजा था। हालांकि कुछ चीजें थीं जिनके बारे में वह बहुत क्यूरियस था, तो उन्हें थोड़ी चैट करनी पड़ेगी। कुछ टाइम बाद कैप्टन जोनाथन सीन पर अराइव हुआ और क्वेश्चन किया कि क्या यह सच में कुछ था जो यंग मास्टर ने किया था। उस मोमेंट पर एक सोल्जर सेकंड फ्लोर पर अपीयर हुआ, कैप्टन को इन्फॉर्म करते हुए कि ऐसा लग रहा था कि यंग मास्टर लॉरेंस एस्टेट गए थे। कैप्टन कंफ्यूज्ड था और वंडर किया क्यों। सोल्जर ने रिपोर्ट किया कि ऐसा लग रहा था कि ब्लड फैंग का बेस वहां लोकेटेड था। 1 घंटा पहले ऑनर को रोमन ने बताया था कि अगर वह तुरंत सब कन्फेस कर दे तो बेहतर होगा। इस रेट पर सच बताने से पहले उसकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी। ऑनर ने वार्न किया कि उसके पास लड़के से कहने के लिए कुछ नहीं है। रोमन उसे मार सकता है, लेकिन ब्लड फैंग रिवेंज लेंगे। रोमन ने फिर स्माइल किया, कहा कि अब उसे उस आदमी का एटीट्यूड पसंद आया। जो लोग सच बताने से पहले सबसे ज्यादा रजिस्ट करते हैं, उन्हें ही वह सबसे ज्यादा बात करते हुए एंजॉय करता है। ओनर ने कमेंट किया कि यह वेस्ट है और रोमन से उसे अभी मारने को कहा, लेकिन रोमन ने जवाब दिया कि यही तो वे वहां पता लगाने आए थे। उसने फिर कहा कि अब इसे रिजॉल्व करने का टाइम है और उसे टेस्ट करना होगा कि क्या वह आदमी सच में कुछ नहीं कहेगा। रोमन ने उस आदमी की एक फोटो पकड़ी जिसमें उसके बगल में एक लड़का था और पूछा कि क्या होगा अगर बाई चांस उसे फोटो में वह लड़का मिल जाए और वह उसे मार दे। ऑनर ने क्लेम किया कि वह उसका बेटा नहीं है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोमन ने रिमार्क किया कि वह एक टेरिबल लायर है क्योंकि वह लड़का अपने फादर की स्पिटिंग इमेज है। आदमी ने रोमन को कर्ज किया, पूछा कि एक नोबल फैमिली को थ्रेट के तौर पर यूज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। रोमन ने रिप्लाई किया कि उसने सीखा है कि ब्लड फैंग के मेंबर्स अक्सर रिवेंज के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप खुद लोगों को उनकी फैमिलीज को यूज करके करप्ट करता है। वे डेट्स और थ्रेड्स का यूज करके दूसरों को भी करप्ट करते थे और रोमन का मानना था कि किसी से अपनी बात मनवाने का सबसे आसान तरीका उनकी फैमिली को यूज करना है। ओनर ने इंसिस्ट किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही रोमन सच जानता हो, ब्लड फैंग फिर भी उसे मार देंगे। रोमन ने उसे वार्न किया कि अपने बेट्स लगाने का डिसाइड करते समय वह और केयरफुल रहे। वह सीरियस था जब उसने कहा कि वह उस आदमी के बेटे को मार देगा और यह एक वॉव था जो वह अपने नाम रोमन दिमित्री बर लेगा। लेकिन सोल्जर्स को लड़के को हंट डाउन करने भेजने से पहले वह उस आदमी को सच बताने का एक लास्ट चांस देगा। अब उसे चूज करना था कि वह ब्लड फैंग पर बेट करे और अपने बेटे को सफर करते देखे या रोमन पर बेट करे और उसे आदमियों का ख्याल रखने दे। लेकिन चॉइस उसकी थी। सीन एक गली के बीच में एक घर में शिफ्ट हो गया। किसी ने पूछा कि क्या यह सच है। उस आदमी ने कंफर्म किया कि सिटी के बीच में पूरा डिवीजन रोमन दिमित्री ने अकेले खत्म कर दिया था
और अगर दिमित्री नाइट्स इन्वॉल्व हुए तो वे सच में डेंजर में होंगे। वोल्वरिन जैसा दिखने वाला एक ग्रिजल्ड ओल्ड मैन ने रिमार्क किया कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़के में इतनी हिम्मत होगी, लेकिन यह सेंस नहीं बनाता कि एक पूरे डिवीजन को उस लड़के ने मार दिया हो जिसे रॉयल स्वॉर्ड्समैनशिप एकेडमी ने रिजेक्ट कर दिया था। उस आदमी ने पूछा कि रोमन कहाँ है और दूसरे ने रिप्लाई किया कि वह अभी दिमित्री रीजन से निकला है। उसने पूछा कि क्या लड़का अकेला है और जवाब था हाँ। उस आदमी ने कमेंट किया कि यह अच्छा है क्योंकि ऐसा लगता है कि रोमन ने पूरे जगह पर अकेले अटैक करने का इरादा किया है। उसने फिर ग्रुप में सभी को गैदर होने का ऑर्डर दिया ताकि वे दिमित्री नाइट्स का सामना करने से पहले रोमन को मार सकें। उसके बाद वे लड़के की बॉडी को टाउन में हैंग करेंगे ताकि सभी को पता चले कि ब्लड फैंग के अगेंस्ट जाने पर क्या होता है, जिससे उनकी इन्फेमी रिवाइव हो जाएगी। सीन फिर दूसरे कैसल में शिफ्ट हो। किसी ने पूछा कि बार्को फैमिली क्या कर रही है। ये एल्डर्स की एक मीटिंग थी और वे डिस्कस कर रहे थे कि उस फैमिली ने बहुत सारा पैसा उधार लिया था, जिसका मतलब शायद ये था कि वे वॉर की तैयारी कर रहे थे। और अगर ऐसा था तो इन आदमियों के स्ट्रॉन्गर होने से पहले उन्हें अपनी फोर्सेस को कंसोलिडेट करने की जरूरत होगी। ब्लॉन्ड मैन ने रिमार्क किया कि ऐसा लगता है कि वॉर इनएविटेबल होगा, कुछ ऐसा जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक रेस्पेक्टेड मैन ने ऐड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार्कोस को सपोर्ट करती दिख रही थी। रेड सूट में बूढ़े आदमी ने टेबल पर अपनी मुट्ठी पटकी, डिक्लेयर किया कि वे कोई भी टेरिटरी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि लॉरेंस फैमिली पूरी तरह से फर्टाइल लैंड पर डिपेंड करती। दूसरे ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि डॉक्यूमेंट्स पास्ट डेट्स को प्रूव करते हैं, लेकिन उस आदमी ने इसे झूठ कहकर डिसमिस कर दिया। किसी ने डिस्कशन को इंटरप्ट किया, सभी को चुप रहने को कहा। ब्लॉन्ड मैन ने एम्फेसाइज किया कि वे टेरिटरी को गिव अप नहीं कर सकते वरना वे बाकी सब फैमिलीज को भी खो देंगे। चूंकि बार्कोस उनका अपोज करना चाहते थे, उन्हें अपनी पूरी ताकत से रजिस्ट करना होगा, इसलिए उन्होंने दिमित्री फैमिली के साथ मैरिज अरेंज की थी। आदमियों ने स्माइल किया, एग्री किया कि दिमित्री सच में वेल्थी हैं और उनके वेपन्स टॉप नॉच हैं। बार्कोस कितना भी पैसा उधार लें, उनके पास दिमित्री से ज्यादा वेल्थ कभी नहीं होगी। फादर ने दोहराया कि इसीलिए उसने अपनी बेटी को उस इडियट से शादी करने के लिए पुश किया था क्योंकि वह उसे जरूर रिफ्यूज नहीं करेगा। दूसरे आदमी ने उसे रीएश्योर किया कि वह खुद को एक फादर के तौर पर ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि यह सभी के लिए बेस्ट चॉइस थी। बाहर कोई फ्लोरा की बातें सुन रहा था। अब उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह अपने फादर को यह न्यूज कैसे बताएगी। वह उनकी रिएक्शन इमेजिन नहीं कर सकती थी जब उन्हें पता चलेगा कि उसने मैरिज के लिए एग्री नहीं किया था, लेकिन वह यह भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसकी पूरी लाइफ ऐसे आदमी को बेच दी जाएगी। प्रॉब्लम थी कि यह सिर्फ उसके फादर का प्लान नहीं था, यह उसकी फैमिली का फ्यूचर भी था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसने डिसाइड किया कि वह सच बोलेगी। जैसे ही वह खुद को यह एक्सप्लेन करने के लिए सील कर रही थी कि वह किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जिसके लिए उसके कोई फीलिंग्स नहीं है, एक आदमी अर्जेंटली लॉर्ड को बुलाता हुआ आया। वह कंफ्यूज्ड होकर मुड़ी। उस आदमी ने फ्लोरा को ग्रीट किया और फिर दरवाजे के पास आया। लॉर्ड को बुलाते हुए चिल्लाया कि यह एक इमरजेंसी है। फ्लोरा पूरी तरह से परप्लेक्स्ड रह गए। इस बीच कहीं और कोई दरवाजा पीट रहा था, डिमांड कर रहा था कि वह कमीना उसे खोले। यह कैप्टन था जो लॉरेंस टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड ने इंसिस्ट किया कि वह प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करे। कैप्टन ने वार्न किया कि अगर डिले की वजह से रोमन को हार्म हुआ तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी मोमेंट एक और आदमी गेट पर आया। कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि उन्हें ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस प्लाजा भी केओस में था। कैप्टन को वर्स्ट का डर था और उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वह उसे तोड़ देगा। स्क्वायर में वापस लोग जो हो रहा था उससे टेरिफाइड थे। कोई लटका हुआ था और वे अनश्योर थे कि उन्हें इंटरवीन करना चाहिए या नहीं। ये बूढ़ा वुल्वरिन फिगर था जो किसी से अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। उसे कॉन्फिडेंस था कि एक सिंगल नोबल इडियट को हराना सिंपल होगा। उन्हें बस गैंग से कोई भी चाहिए था इसे हैंडल करने के लिए, पर रियलिटी में उनके पास मल्टीपल आर्म्ड मेन थे। उसे श्योर था कि उनके हारने का कोई चांस नहीं है, या एटलीस्ट उसे यही बिलीव था। जब तक उसने अपने सामने सबको डेड नहीं देखा, तब उसे पता चला कि वो भी मरने वाला है। वो अपने वर्ड्स में स्टंबल करने लगा, प्लीड कर रहा था कि उसे मारा ना जाए। अपनी लाइफ खोने से टेरिफाइड था। स्टटर करते हुए उसने मर्सी के लिए बेग किया, रोमन का लेग ग्रैब किया और रिक्वेस्ट की कि उसे मारा ना जाए, पर रोमन ने उसे सिंपली सबके सामने सिटी के बीच में फेंक दी। उस आदमी ने प्लीड किया, कहा कि अगर वो उसे स्पेयर करेंगे तो वो अपनी पूरी लाइफ से एक डॉग की तरह सर्व करेगा। रोमन ने कोल्डली रेस्पॉन्ड किया कि अगर उसे डॉग बनने का ऑफर देना था तो उसे अपने फैंग्स दिखाने से पहले ऐसा करना चाहिए था। फिर उसने सिटी में अनाउंस किया कि ये आदमी ब्लड फैंग का लीडर था और हर कोई जानता था कि वो किस तरह का पर्सन था। उन्होंने दिमित्री फैमिली को थ्रेटन किया था और लोगों को डिसीव करने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कमिटेड क्राइम्स क्लियर थे और रोमन ने डिक्लेयर किया कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उस ईविल के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा जो उन्होंने फैलाई थी। जैसे ही क्राउड शॉक में खड़ी थी, कैप्टन जोनाथन स्क्वायर के पास आया और वो सीन देखकर वो स्पीचलेस रह गया। लीडर के साथ क्या हुआ ये डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं थी।
फिर सीन पहले वाली मीटिंग पर शिफ्ट हुआ जहां किसी ने पूछा कि क्या यह सच था। एक सोल्जर ने कंफर्म किया कि उसने रोमन दिमित्री को एंटर करने दिया था क्योंकि वो मिस फ्लोरा का फ्यूचर हस्बैंड था। हाउएवर, आधे घंटे बाद रोमन अपीयर हुआ, एक आदमी को सिटी के बीच से ड्रैग करते हुए, क्लेम करते हुए कि वो ब्लड फैंग का लीडर था, बेन माइल, और उसने उसे सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया। फादर स्पीचलेस रह गए और बाकी सबने क्वेश्चन किया कि क्या इसमें कोई सेंस बनता है। उस रेस्पेक्टेड आदमी ने पॉइंट आउट किया कि लॉर्ड की परमिशन के बिना किसी को मारना और पनिश करना ऐसी चीज थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। हाउएवर, लॉर्ड उन प्रॉब्लम्स की सीरीज से ओवरली कंसर्न्ड नहीं थे जो इमर्ज हो रही थी। वो इस फैक्ट को लेकर ज्यादा क्यूरियस थे कि उनका सन इन लॉ बनने वाला आदमी सिंगल हैंडेडली ब्लड फैंग को वाइप आउट कर चुका था। फिर उन्होंने ऑर्डर किया कि रोमन दिमित्री को समन किया जाए क्योंकि वो उस लड़के से खुद बात करना चाहते थे। कुछ टाइम बाद रोमन को अंदर एस्कॉर्ट किया गया, साथ में वो आदमी भी था जिसने उसे अंदर आने दिया था, और कैप्टन जोनाथन भी एक रिनाउंड नाइट के तौर पर। फ्लोरा के फादर ने तुरंत कैप्टन जोनाथन को रिकॉग्नाइज किया, जिससे उन्हें लगा कि रोमन ने दिमित्री नाइट्स की हेल्प से ही ब्लड फैंग को डिफीट किया होगा। दिमित्री फैमिली के एल्डेस्ट सन ने फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया। फादर ने एक्सप्लेनेशंस को इग्नोर करने का डिसाइड किया और सीधे पूछा कि रोमन ने इतना वायलेंट कुछ क्यों किया था। रोमन ने एक्सप्लेन किया कि कुछ दिन पहले ब्लड फैंग ने एक क्राइम कमिट किया था और एक इनोसेंट सिटीजन को बीट किया था, तभी उसने उस जगह पर सबको एग्जीक्यूट कर दिया। बाहर फ्लोरा मीटिंग पर ईज़ड्रॉप करने की कोशिश कर रही थी। उसने एक नाइट को बुलाया और उसे पास आने को कहा। उसने पूछा कि क्या उसने सच में रोमन दिमित्री को अंदर लिया था, और उसने कंफर्म किया। फिर उसने पूछा कि रोमन उसके फादर के रूम में क्यों गया था। गार्ड ने हिंट दिया कि शायद वो लास्ट लोगों में से थी जिसे पता चलेगा, जिससे वो अंडरस्टैंडेबली अलार्मड हो गई। वापस मीटिंग में रोमन ने कंटिन्यू किया, एक्सप्लेन करते हुए कि इसीलिए उसे ब्लड फैंग के बेस पर इन्वेड करना पड़ा और उनके लीडर को मारना पड़ा। ये सब कुछ जो हुआ था उसका समरी थी। हाउएवर, लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया कि रोमन के पास लॉरेंस लैंड पर किसी को एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी नहीं थी। रोमन ने इसे एक्नॉलेज किया पर उनकी एबिलिटी पर डाउट किया ऐसे लोगों को हैंडल करने की, गिवन कि ब्लड फैंग रीजन में इन्फेमस थे, लोकल सिटीजन्स को अब्यूज कर रहे थे जबकि इसके बारे में कुछ नहीं किया गया था। इसीलिए उसने मैटर्स को अपने हाथों में ले लिया क्योंकि वो लॉरेंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था कि वो ये करेंगे। दोनों साइड के दो सर्वेंट्स शॉक थे और उनका अटेंशन रोमन पर गया, पर रोमन ने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया, कहा कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे यहाँ उस काम के लिए, प्रेजेस के लिए बुलाया जाएगा जो उन्होंने इग्नोर किया था। फिर उसने बैरन से पूछा कि जो उसने किया था क्या वो सच में गलत था। बैरन ने अपने बगल वाले आदमी से पूछा कि क्या वो बेन माइल्स के बारे में जानता था। उस आदमी ने रिस्पॉन्ड किया कि उन्हें पता था कि वो एक अच्छा सिटीजन नहीं था, पर उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ब्लड फैंग का लीडर था। उसी मोमेंट पर लॉर्ड ने कंक्लूड किया कि ये इनफ था, डिसाइड करते हुए कि डिस्कशन कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि अगर लॉरेंस ने खुद उस आदमी का ध्यान रखा होता तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसने कहा कि वो लड़के को रिवॉर्ड करेगा और उसे जाने दिया। इसके साथ रोमन चला गया। रूम साइलेंट हो गया, बस लॉर्ड की लाफ्टर से साइलेंस टूटा। उसके बगल वाले आदमी ने तो यह भी सोचा कि क्या लॉर्ड पागल हो गए थे। लॉर्ड इंप्रेस्ड लग रहे थे। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये ट्रू रोमन दिमित्री था। एडवाइजर ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि वो ऐसे एक्शंस को अनपनिश्ड नहीं छोड़ सकते, पर फादर ने उसकी कंसर्न्स को डिसमिस कर दिया। कहा कि ये ठीक था क्योंकि रोमन उसकी बेटी का हस्बैंड बनने वाला था। उन्हें पता था कि ऐसा करेज रखने वाला ही ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकता है। एडवाइजर ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, पर फादर ने उसे कट ऑफ किया। कहा कि वो और कुछ नहीं सुनना चाहते थे और वो प्लीज्ड थे कि वो लड़का उनकी डॉटर के लिए परफेक्ट था। फिर उन्होंने फ्लोरा को अंदर लाने का ऑर्डर दिया ताकि वो उसके साथ सब कुछ डिस्कस कर सके। मीनवाइल दिमित्री टेरिटरी वापस जाते हुए कैप्टन जोनाथन ने रिमार्क किया कि रोमन को पूरी सच नहीं बताना चाहिए था क्योंकि भले ही उन्होंने ब्लड फैंग से छुटकारा पा लिया था, पर लॉरेंस गुस्सा हो गए थे। पर रोमन ने सिंपली रिप्लाई किया कि उसने बस ये दिखाया कि सिचुएशन उनकी नेग्लिजेंस की वजह से एस्केलेट हुई थी और क्योंकि लॉरेंस को अभी तक कैंसल्ड मैरिज के बारे में नहीं पता था, वो अपनी डॉटर के हस्बैंड को पनिश नहीं करेंगे। कैप्टन जोनाथन ने क्विकली रियलाइज किया कि रोमन ने सब कुछ प्लान किया था, जिससे वो पजल्ड रह गया कि ये उसके सामने वाला पर्सन सच में कौन था। ये क्लियर था कि वो रोमन दिमित्री नहीं था जिसे वो एक टाइम पर जानता था। एक आवाज रोमन के माइंड में गूंजी, उसे उसके असली नाम जून ह्यूक बेक से बुला रही थी और याद दिला रही थी कि हेवनली डीमन के बेटे के तौर पर उसे ये प्रूव करना होगा कि वह उसका सक्सेसर बनने के लिए क्वालिफाइड है। पहले उसे भूख, ठंड और हार्ड ग्राउंड से सरवाइव करना होगा, लेकिन उसके फादर ने वार्न किया था कि अगर वह मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह सिंपली दूसरा बेटा कर सकते हैं। अपनी वर्थ प्रूव करने का एक ही तरीका था, सब पर रूल करना। ऑफ कोर्स जून ह्यूक को पहले ही पीटा जा चुका था। एक चबी किड हंसा, ये कहते हुए कि उसे लगा था कि हेवनली डीमन का बेटा होने के नाते बेक स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन एंड में वह सिर्फ एक एरोगेंट ब्रैट था। जून ह्यूक उठा सिर्फ फिर से फेस पर स्ट्राइक होने के लिए। बेचारा लड़का कुछ नहीं कर पाया। दूसरे बच्चे जो इससे दूर रहे बस उसे एक इडियट
समझते थे, जबकि ज्यादातर बच्चे बचपन में अपनी फैमिलीज से प्रोटेक्टेड होते थे। जुनह्युक को ऐसी दुनिया में रहने के लिए फोर्स किया गया था जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करते थे। वापस दिमित्री टेरिटरी में रोमन अब एक बाथटब में रिलैक्स कर रहा था, एक पीसफुल बात एंजॉय कर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका शरीर ऐसे सिंपल टास्क से इतना एग्जॉस्टेड हो गया था। हालांकि यह अनडिनाइबल था कि इस वर्ल्ड में जागने के बाद से उसने कई चीजें एक्सपीरियंस की थी। ब्लड फैंग को डिफीट करने के लिए उसे हर उस इंसान को मारना पड़ा जो उसके रास्ते में आया। फिर भी उसे कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि इससे प्रूव हुआ कि वह एक पर्सन के तौर पर चेंज नहीं हुआ था। अगर जरूरी हुआ तो वह उन लोगों को टॉर्चर करेगा जो उसे क्रॉस करेंगे, और किसी भी ऐसे इंसान को एलिमिनेट करेगा जो उसकी लाइफ एंड करना चाहेगा। ये वह लाइफ थी जो उसने हमेशा जी थी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वह रोमन बन गया था। प्रॉब्लम बस ये थी कि ऐसे बाहर जाना इंक्रीजिंगली डेंजरस होता जा रहा था, और उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया था कि ये वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करता है। नॉट टू मेंशन उसकी ट्रू स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड हो गई थी, और उसे फ्यूचर में कैसे एक्ट करना है इस बारे में केयरफुली सोचना होगा। अचानक किसी ने डोर से यंग मास्टर को बुलाया, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि लॉर्ड उससे बात करना चाहते। रूम में बैरन रोमेरो ने पूछा कि क्या लड़के ने सच में वह सब किया था। जोनाथन ने कंफर्म किया, ये नोट करते हुए कि रोमन बहुत चेंज हो गया था। फादर क्यूरियस रहे, लेकिन नाइट ने इंसिस्ट किया कि ये यंग मास्टर वह पर्सन नहीं था जिसे वे जानते थे। बैरन रोमेरो ने एडमिट किया कि रोमन हमेशा उसकी सबसे बड़ी चैलेंज रहा था। एकमात्र बेटा जिसकी कोई नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी, फिर भी एकमात्र जिसने हार्डशिप्स एंड्योर की थी जब वे पुअर थे। बहुत पहले रोमन ने अपने फादर को कैंडी दी थी। जब पूछा गया कि यह क्या है, तो लड़के ने सिंपली रिप्लाई किया, कैंडी। बैरन रोमेरो माइन में काम कर रहा था जब उसने अपने बेटे को अप्रोच करते देखा और पूछा कि वह ऐसी डेंजरस जगह पर क्यों आया था, उसे याद दिलाते हुए कि यह सेफ नहीं था। लेकिन लड़के ने बस स्माइल किया और कहा कि उसके फादर बहुत काम करते हैं, इसलिए वह उन्हें एक कैंडी लाया ताकि उन्हें तेजी से काम करने और जल्दी घर आने के लिए एनर्जी मिले। बैरन रोमेरो ने हमेशा बस यही चाहा था कि उसका बेटा हैप्पी रहे, इसीलिए उसने हमेशा उसे फेवर किया और उसे पैसे दिए ताकि उसे पुअर न कहा जाए। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये रोमन को रॉन्ग पाथ पर ले जाएगा। उसका एक पार्ट पहले ही लड़के से उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन ये सुनकर कि उसने ब्लड फैंग को नीचे गिराया है, उसमें उम्मीद की एक नई भावना भर गई। डोर पर रोमन ने अंदर आने के लिए पूछा। बैरन रोमेरो ने अपने मन में सोचा कि चाहे रोमन ने इसे कैसे भी अचीव किया हो, उसने ब्लड फैंग को एलिमिनेट कर दिया था। अगर ऐसा था तो वह अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को रेडी था। ये उसकी पहले फादर के तौर पर फेल होने का एक्सक्यूज होगा। जब रोमन अंदर आया तो बैरन रोमेरो ने रिमार्क किया कि उसने सुना था कि रोमन ने ब्लड फैंग को अकेले नीचे गिराया था। जुनह्युक, जो अब रोमन के शरीर में था, ने लड़के के फादर को अनऑब्जर्व किया। वह देख सकता था कि आदमी एंग्जियस था और जो कहने वाला था उसके लिए उम्मीद से भरा था। जुनह्युक जानता था कि अगर उसने सच बताया तो उसे पूरी तरह से अलग लाइट में देखा जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेक्टेशन से परे अकॉम्प्लिशमेंट्स हमेशा एक प्राइस के साथ आती थी। अगर उसने अब चीजों को डाउन प्ले किया तो उसे और डेवलप होने के लिए ज्यादा टाइम मिल सकता था। जैसे ही उसके फादर उसे बुलाते रहे, जुनह्युक ने डिबेट किया कि सच बताए या झूठ बोले। सच छिपाना ज्यादा रैशनल डिसीजन लगा। बेक के थॉट्स फ्लैशबैक हुए जब उसे बचपन में पीटा जा रहा था। बुली ने उसे ताना मारा, पूछा कि क्या उसके पास बस यही था। लेकिन फिर जुनह्युक ने जमीन से एक रॉक उठाया और बिना मर्सी के बुली के फेस पर दे मारा। लड़का बुरी तरह से हर्ट हुआ, जमीन पर गिर गया और बेक उठा उसे फिनिश करने के लिए एक और रॉक उठाया। उस दिन से हर कोई उससे डरता था। तभी उसने सीखा कि एक अकेली दुनिया में सबसे पावरफुल हमेशा राज करता है। उसने सभी को डिक्लेयर किया कि जिस लड़के को उसने मारा था वह उनके ग्रुप का फॉर्मर लीडर था, मतलब अब वह इंचार्ज था। सुपीरियरिटी डेमोन्स्ट्रेट करना विक्ट्री एंश्योर करने का एकमात्र तरीका था। इसीलिए जुनह्युक, अब रोमन, ने कहने का डिसीजन लिया, हाँ, मैंने ही ब्लड फैंग को नीचे गिराया। उसे और हेवनली डीमन को अपनी सुपीरियरिटी छिपाना नहीं आता था। कुछ टाइम बाद सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में यंग ट्रेनीज अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहे थे जब किसी ने उन्हें रुकने और लॉर्ड को रिस्पेक्ट दिखाने का ऑर्डर दिया जो अभी आए थे। सबने तुरंत वो किया और ग्रुप में एक ब्लॉन्ड बॉय सरप्राइज्ड लग रहा था, सोच रहा था कि रोमन दिमित्री यहाँ क्यों है। ट्रेनर ने अनाउंस किया कि वे अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप यंग मास्टर रोमन के अगेंस्ट टेस्ट करेंगे और जिसने भी पार्टिसिपेट करना चाहा उसे आगे आने को इनवाइट किया। स्ट्रेंजली सब पसीना बहा रहे थे और कोई भी वॉलंटियर नहीं करना चाहता था। ब्लॉन्ड बॉय को समझ नहीं आ रहा था कि सब रोमन से इतना डरे हुए क्यों लग रहे थे, या ज्यादा एक्यूरेटली कोई उस इडियट से क्यों लड़ना चाहेगा। 1 घंटे पहले जब रोमन ने अपने फादर को कन्फेस किया था कि वही था जिसने ब्लड फैंग को गिराया था, तो उनके फादर ने पूछा कि उसने उन्हें कैसे हराया। सस्पिशन से बचने के लिए रोमन ने एक्सप्लेन किया कि वह सीक्रेटली स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहा था। उसके फादर ने पूछा कि उसने इसे क्यों छुपाया था, ये एश्योर करते हुए कि वे उसे सारा सपोर्ट देते जो उसे चाहिए था। रोमन ने रिप्लाई किया कि वह अपनी लाइफ वेस्ट करने से थक गया था और प्रूव करना चाहता था कि दिमित्री फैमिली का इडियट भी कुछ अपने दम पर अकॉम्प्लिश कर सकता है। हाउएवर, बैरन रोमेरो को बिलीव करना मुश्किल लगा, यह कहते हुए कि किसी के लिए अपने दम पर स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना इम्पॉसिबल था, उस पॉइंट तक कि उन आदमियों को मार सके। रोमन ने एक्सप्लेन किया कि ब्लड फैंग अपने ऑपरेशन थ्रेड्स के थ्रू मेंटेन करते थे, इसलिए उसने अपने लीडर को ल्योर करने के लिए एक ट्रैप सेट किया। उसके फादर ने पूछा कि उसने ये कैसे किया और रोमन
ने एक्सप्लेन किया कि ब्लड फैंग हमेशा वीकर नोबल्स के अगेंस्ट रिटेलिएट करते थे, इसलिए उसने खुद को बेट के रूप में यूज किया। बैरन रोमेरो ने कहा कि यह बहुत रिस्की था क्योंकि अगर वे रिवेंज लेते तो उनके लिए यह इजी होता। लेकिन रोमन ने एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर मेंबर्स को थ्रेट्स के थ्रू कंट्रोल में रखा जाता था और उसे पता था कि अगर वह लीडर को मार सकता है तो कोई भी उस इंसान को बचाना नहीं चाहेगा जिसने उन्हें थ्रेटन किया था। बैरन रोमेरो ने मन ही मन सोचा कि यह एक एक्सट्रीमली वेल थॉट आउट प्लान था और रोमन ने इसे फॉलो करने में बहुत करेज दिखाया था। इम्प्रेसिव उसके किए के लिए एक अंडरस्टेटमेंट होगा। ये सोचना कि रोमन ऐसी चीज के कैपेबल था। उसके फादर ने फिर पूछा कि क्या वह एक फेवर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रोमन एग्री हो गया। बैरन रोमेरो ने कहा कि वह अपनी आंखों से वह स्वॉर्ड्समैनशिप देखना चाहते थे जो रोमन प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि समझ सकें कि वह कितना बदल गया था। अब ट्रेनिंग ग्राउंड्स में वापस बैरन रोमेरो इस बात से स्टार्टल्ड थे कि कोई भी वॉलंटियर नहीं कर रहा था। ब्लॉन्ड बॉय ने सोचा कि जो भी रोमन को हिट करेगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा और जो हारेगा उसे भी इतना बुरा होने के लिए एक्सपेल कर दिया जाए जिससे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। इस बीच कैप्टन सोच रहा था कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो रोमन को इजीली हरा सके ताकि नाइट की स्किल्स डेमोस्ट्रेट कर सके। उसने अनाउंस किया कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो वह खुद किसी को चुनेगा। मास्टर के तौर पर कैप्टन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था तो केवल एक ही दूसरा ऑप्शन था। उसने क्रिस का नाम पुकारा, लड़के को आगे आने के लिए कहा, जिससे वह शॉक हो गया। क्रिस दिमित्री नाइट्स का वाइस कैप्टन था। पहली बार वह रोमन से पिछले साल मिला था जब वे एक बार में गए थे जहां लोग एक ड्रंक के ट्रबल क्रिएट करने की कंप्लेंट कर रहे थे। वहां उन्हें कोई चिल्लाते हुए मिला और यह डिमांड कर रहा था कि क्या वे उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। लड़के ने पूछा था कि क्या वे सच में जगह बंद करना चाहते थे। अटेंडेंट्स ने अपोलोजाइज किया और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। हाउएवर, ये ड्रंकेन रोमन था जिसने कहा कि उनके जैसे ट्रैश को तो बात भी नहीं करनी चाहिए और उसने उस बंदे को एक बार फिर अपने पास आने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उसने बॉटल दीवार पर फेंक दी। तभी क्रिस ने लड़के से कहा कि बहुत हो गया, लेकिन उसने बस पूछा कि वे कौन थे। क्रिस ने उसकी कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि उसे वहां से निकाल सके, ये कहते हुए कि वह खुद को एम्बेरेस कर रहा था। लेकिन उसे एक थप्पड़ पड़ा और रोमन ने पूछा कि उसके जैसा एक लोली नाइट उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। खैर, सिर्फ उस थप्पड़ से क्रिस को पहले ही पता चल गया था कि इस लड़के ने अपनी लाइफ में एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं की। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा एक आदमी के एवरेज से भी कम थी। उसे लॉर्ड के लिए अफसोस हुआ कि उनका ऐसा बेटा था और उसे एब्सोल्युटली सर्टेन था कि यह ट्रैश था, मरा हुआ ही बेहतर। तो वे उसे इस रोमन के साथ ड्वेल करने के लिए क्यों कह रहे थे। उसने कैप्टन को यह बताने की कोशिश की कि उसे नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया था और इसके लिए शायद और ज्यादा सूटेबल लोग हो सकते हैं। हाउएवर, कैप्टन ने वार्न किया कि लड़के ने ब्लड फैंग को गिराया था, इसलिए यह उसे ही करना था। क्रिस कुछ कहने वाला था लेकिन कैप्टन ने उसे बस काट दी, तो उसने कहा कि वह समझ गया। सब ड्वेल देखने के लिए ईगर थे और दोनों ने कामली एक दूसरे को ऑब्जर्व किया। कैप्टन ने उनसे वेट करने के लिए कहा, लेकिन उसी मोमेंट पर क्रिस ने कहा कि उसकी एक रिक्वेस्ट थी। उसने वार्न किया कि उसने एक ड्वेल में मर्सीलेस होने की कसम खाई थी, चाहे कोई भी हो। अगर वे ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते तो वह फिर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसे सर्टेन था कि यह वह इंसान नहीं था जिसने ब्लड फैंग को डिफीट किया था। कैप्टन और बैरन रोमेरो एग्री करते हुए लगे और रोमन ऑफ कोर्स मुस्कुराया, जिससे क्रिस बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। कैप्टन ने कहा कि उस लाफ से लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर उसने दोनों साइड्स को रेडी होने के लिए कहा। जबकि क्रिस गुस्से से भरा हुआ था, रोमन बस स्मिर्क कर रहा था। जैसे ही कैप्टन ने सिग्नल दिया, क्रिस ने तुरंत खुद को लॉन्च कर दिया, जबकि वो लड़का वहीं रुका रहा, उसका वेट कर रहा था। उसने फटाफट एक मूवमेंट ऑब्जर्व की और क्रिस ने एक फुल स्ट्राइक मारी जिसे लड़के ने डिफेंड कर लिया। जो लोग क्रिस के साथ ट्रेन करते थे उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वो अपना पूरा एफर्ट दे रहा है। हालांकि कैप्टन पहले से ही इम्प्रेस्ड था, लड़के ने सच में उसे ब्लॉक कर दिया था। क्रिस तुरंत पीछे हट गया। वो लड़के की स्ट्रेंथ को सिर्फ उसके डिफेंस के तरीके से ही बता सकता था। ऊपर से उसका स्टांस अभी भी एकदम स्टेबल लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने इस ड्यूएल के लिए एक्सपेक्ट किया था, पर उसे उसकी परवाह नहीं थी। वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब वो इस बंदे को क्रश कर देगा। उसने एक और स्लैश ट्राई किया, पर रोमन ने बस साइड स्टेप कर लिया। हालांकि क्रिस ने ये मूवमेंट देख ली थी। उसने अपनी बॉडी को स्पिन किया ताकि साइड से हिट कर सके, पर लड़के ने फिर से डिफेंड कर लिया। रोमन शांत लग रहा था, अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। जब क्रिस को उसकी बैक पर एक ओपनिंग मिली तो मैच जीत लिया गया था। अब बस इस ब्लो को लैंड करना था और ये सब खत्म हो जाता, पर रोमन ने बस क्राउच किया। उसने एक ओपनिंग देखी और उसी मोमेंट पर क्रिस को पता था कि उसे हिट लगने वाली है। अटैक उसके फेस के पास से गुजरा और बंदे को तो नया हेयर कट भी मिल गया। डर कर वो पीछे हट गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना डेंजरस था, जबकि लॉर्ड और कैप्टन को यकीन नहीं हो रहा था। जो लोग क्रिस के साथ ट्रेन करते थे उनके लिए ये कोई सेंस नहीं बना रहा था कि वो हार रहा था, और वो खुद सोच रहा था कि क्या ये सच में रोमन डिमिट्री की स्किल्स थी जिन्हें वो जानता था। डिफेंस से लेकर
लेकर इवेजन या अटैक तक कुछ भी कम नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सच में ब्लड फैंग को डिफीट किया हो? क्योंकि अगर ऐसा था तो इस स्पेस पर, उस मोमेंट पर उसने कहा कि वो ओवरथिंक कर रहा था और रोमन अभी भी पहले जैसा ही बेवकूफ था। पर तभी रोमन ने कहा कि बस बहुत हुआ वार्म अप, और उसने कहा कि इस बार वो पहले जाएगा, और बेचारे बंदे ने अभी तक रिएक्ट भी नहीं किया था। जब उसे रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लास्ट सेकंड में प्योर लक से खुद को डिफेंड कर पाया, जबकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का इतना फास्ट था। उसने पीछे की तरफ एक मूव किया पर रोमन करीब आता रहा। क्रिस बस थोड़ा थोड़ा करके डिफेंड कर पा रहा था और आसपास के लोग अटैक्स की सीक्वेंस से डर गए थे। क्रिस को खुद को डिफेंड करने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ रहा था। उसे कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो ढूंढनी थी इसे खत्म करने के लिए। पर तभी उसे आर्म पर एक हिट लगी जिसने उसे साइड में कर दी। उसे रियलाइज हुआ कि उसे पीछे हटना था, पर तभी उसने देखा कि रोमन एक ओवरहेड अटैक के साथ उसकी तरफ आ रहा था। मूवमेंट लंबी और स्लो लग रही थी और उसकी चेस्ट का मिडल एक परफेक्ट ओपनिंग लग रहा था, और उसने फुल फोर्स से स्ट्राइक करने में हेजिटेट नहीं किया। पर यह रोमन का बस एक ट्रैप था जिसने इजीली डॉज कर ली। उसने एक छोटी सी स्माइल दी और उसी मोमेंट पर क्रिस को रियलाइज हुआ कि वो एक ट्रैप में फंस गया था। उसे पता था कि इस रेट पर वो जीत नहीं सकता था, और सबसे बुरा पार्ट था रोमन से हारना। तभी उसने अपनी सोर्ड पकड़ी और उसमें से एक ऑरा निकला। कैप्टन चिल्लाया और उसे रोकने को कहा, पर क्रिस ने पहले ही 1 स्टार ऑरा एक्टिवेट कर दिया था। ऑफ कोर्स रोमन भी इससे सरप्राइज्ड था और अरीना एक्सप्लोड हो गया। आसपास के लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। बैरन रोमेरो को चिंता हो रही थी कि रोमन को क्या हुआ होगा। उसने राहत की सांस ली, ये रियलाइज करते हुए कि रोमन उस ऑरा इन्फ्यूज्ड सोर्ड से हिट होने से बाल बाल बचा था। क्रिस गलती से ऑरा यूज करने के बाद डिसोरिएंटेड हो गया था। उसे तुरंत उसके ट्रबल्स के लिए चिन पर स्ट्राइक लगी। नेचुरली न तो कैप्टन और न ही बैरन रोमेरो ने रोमान के जीतने की उम्मीद की थी, पर क्रिस जमीन पर पड़ा हुआ था। हर कोई हमेशा पूछता था कि कैप्टन का ये नया यंग प्रोडिजी कौन था। दूसरे जवाब देते थे कि वो सबसे बेस्ट में से एक था जिसे उन्होंने कभी देखा था। इतना यंग होने के बावजूद वो पहले से ही एक 2 स्टार नाइट था। अफवाहें फैलती थीं कि उसने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद माना सेंस करना शुरू कर दिया था और 3 साल से भी कम टाइम में 1 स्टार तक पहुंच गया था। इसके अलावा उसकी सोर्ड्समैनशिप इनक्रेडिबल बताई जाती। सारी लड़कियां क्यूरियस थीं, लड़के का नाम जानना चाहती थीं। प्रैक्टिस के बाद कैप्टन अक्सर कहता था कि आज के लिए बस इतना ही, पर क्रिस उठकर एक और बार प्रैक्टिस करने को कहता था। उस तरह की डिटर्मिनेशन कैप्टन को एक्साइट करती थी, क्योंकि लड़के में सिर्फ टैलेंट ही नहीं था बल्कि वो हार्ड वर्क भी करता था। उसके लिए क्रिस एक जीनियस था, पर यह जीनियस अब रोमन से बुरी तरह पिट रहा था, जो उसे जमीन पर पड़ा हुआ क्रूरता से देख रहा था। क्रिस जब बेहोश पड़ा था तो लॉर्ड ने जोनाथन को आवाज दी और पूछा क्या हुआ था, क्योंकि उसने सुना था कि क्रिस एक 2 स्टार ऑरा नाइट था। प्रॉब्लम यह थी कि जोनाथन भी नहीं समझ पा रहा था कि रोमन कितना स्ट्रांग हो गया था। रोमन ने जो दिखाया था वो ऐसे बंदे की स्किल थी जिसे सालों की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी। ये देखते हुए कि 1 महीने पहले तक वो सिर्फ कंप्लेन कर रहा था, ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि वो इतना बदल गया हो, पर कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। तो जोनाथन ने बस लॉर्ड को बताया कि रोमन सोर्ड्समैनशिप में एक जीनियस था। रोमन इस बीच बस हंस रहा था क्रिस को देखते हुए, जो अभी भी बेहोश था। वो इम्प्रेस था कि क्रिस कितना एग्रेसिव और फोकस्ड था। उसने जो स्किल दिखाई थी उससे क्रिस ब्लड फैंग गैंग को भी आसानी से हरा सकता था। ये समझना आसान था कि जोनाथन उसे अपना ओपोनेंट पाकर प्राउड क्यों था, पर ऑर्डर ऑफ डीमंस के लिए क्रिस सबसे वीकेस्ट में से एक था। ऑर्डर ऑफ डीमंस के सबसे कमजोर वॉरियर्स भी इससे ज्यादा स्ट्रांग थे। हालांकि क्रिस ने एंड में जो स्ट्रेंज पावर दिखाई थी उसने रोमन का ध्यान सच में खींचा था, और फिर अचानक से लॉर्ड एक पागल आदमी की तरह हंसने लगा। एक बार फिर सब कंफ्यूज थे, पर ऑफ कोर्स लॉर्ड ने कहा कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके लिए एक ऐसा बेटा होना इनक्रेडिबल था जो सोर्ड्समैनशिप में जीनियस हो। उसने जोनाथन से पूछा कि क्या वो श्योर है। जोनाथन ने रिप्लाई किया कि किसी के लिए इतना इवॉल्व होना इम्पॉसिबल था बिना जीनियस हुए। नेचुरली फादर के चेहरे पर स्माइल थी। उसने रोमन को बुलाया, उसे पास आने को कहा। लॉर्ड ने कहा कि उसे इतना खुश हुए बहुत टाइम हो गया था और वो अपने बेटे को अपलॉड करना चाहता था। उसके लिए रोमन जो भी चाहता था वो डिजर्व करता था, तो उसने कुछ भी मांगने को कहा। रोमन स्माइल किया और उस वॉर का जिक्र किया जो 6 महीने में होने वाली थी। उसके फादर को पहले से ही श्योर था कि रोमन नहीं जाने को कहेगा, और पूछा कि क्या था। हालांकि रोमन की रिक्वेस्ट थी कि उसे चुनने का राइट हो कि वो किसके साथ जाना चाहता है। लॉर्ड कंफ्यूज्ड और थोड़ा स्टंड भी था। उसने सजेस्ट करने की कोशिश की कि रोमन फ्लोरा के पास वापस जा सकता है और इससे बैकआउट कर सकता है, पर रोमन ने बस कहा कि वो जाना चाहता है। इससे उसके फादर को सरप्राइज हुआ, पर फिर उसने कहा कि वो समझ गया। रोमन को उस वॉर में और उससे रिलेटेड किसी भी चीज में जिसे वो चाहे ले जाने का हक तो होगा। रोमन ने फिर कहा कि उसकी एक और रिक्वेस्ट है, और उसके फादर ने उसे बताया कि जब तक वो ठीक से एक्ट करता है वो कुछ भी मांग सकता है। रोमन ने अपनी दूसरी रिक्वेस्ट तब की जब वो क्रिस को देख रहा था, जो अभी भी बेहोश था। जब क्रिस जागा तो उसने पूछा कि उसे रोमन को ऑरा के बारे में क्यों सिखाना पड़ रहा था। जोनाथन ने बस रिप्लाई किया कि ये लॉर्ड का ऑर्डर था। हालांकि
क्रिस ने प्रोटेस्ट किया, कहा कि ये बहुत ज्यादा था। वो रोमन को जानता भी नहीं था और इतने टाइम तक कोमा में रहने के बाद ये एम्बैरेसिंग था। अब सब कुछ के ऊपर उसे इस बंदे को ऑरा सिखाना था। उसने कहा कि वो अपना सिर कटवाना ज्यादा पसंद करेगा। जोनाथन ने इंटरप्ट किया और एक प्रपोजल दिया। अगर क्रिस रोमन को सिखाने के अपॉर्चुनिटी का यूज करके ये सीख सके कि रोमन इतना क्यों बदल गया था, तो उसे कोई भी टेक्निक सीखने का हक मिलेगा जो जोनाथन उससे छिपा रहा था। इमीडिएटली क्रिस एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया, पूछा कि क्या ये सच था, और जोनाथन ने कंफर्म किया। अब क्रिस ईगर था क्योंकि उसे श्योर था कि यह आसान होगा और उसे डेफिनेटली 3 स्टार ऑरा नाइट बनने का सीक्रेट मिलेगा। ऑफ कोर्स वो बहुत एंथुसियास्टिक नहीं दिखना चाहता था, पर उसने जोनाथन को अपना वर्ड रखने को कहा। कासल के अंदर किसी ने रोमन को आवाज दी, कहा कि उन्होंने सुना था कि आज उसका ड्यूएल इनक्रेडिबल था। ये हांस था जिसने रिमार्क किया कि ये कितना अमेजिंग था कि रोमन ने एक 2 स्टार ऑरा नाइट को हरा दिया था। रोमन ने पूछा कि क्या वो जानता था कि ये 2 स्टार ऑरा का बिजनेस क्या था। हांस ने एडमिट किया कि उसे ज्यादा नहीं पता था, पर कहा कि ये माना यूज करने की एबिलिटी से रिलेटेड था। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर सोचने लगा कि इस जगह पर इसे माना कहा जाता है। उसे श्योर था कि क्रिस ने जो पावर यूज की थी वो एनर्जी की एक्सप्लोजन थी, पर जिस तरह से वे इसे यूटिलाइज करते थे वो मुरिम वर्ल्ड में यूज होने से बिल्कुल अलग था। यहाँ इसे ऑरा कहा जाता था, और एक डिटेल जो उसने नोटिस की थी वो ये थी कि ये पूरी तरह से वेस्ट। हालांकि वो नहीं समझता था कि वे एनर्जी को इस तरह से क्यों यूज करते हैं। वो जानता था कि उसे इस पावर और लोग इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में और जानने की जरूरत थी। पर कल की ट्रेनिंग के दौरान उसे कॉन्फिडेंस था कि उसे वो आंसर्स मिलेंगे जिनकी उसे जरूरत थी। हाउएवर रोमान भी ज्यादा अलग नहीं था जब तक लड़के ने थोड़ी सी हंसी नहीं छोड़ी, जिससे क्रिस इमीडिएटली एंग्री हो गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा कि वो समझाएगा कि ऑरा क्या था। उसने एक्सप्लेन किया कि ऑरा एक नाइट के पर्सपेक्टिव से माना के यूज से ज्यादा कुछ नहीं था। मेजर्स भी माना यूज करते हैं, पर वे ऐसा करने के लिए सर्कल्स और स्पेल्स क्रिएट करते हैं, जबकि नाइट्स इसे अपने बॉडी के चारों ओर यूज करते हैं। माना के यूज को एक्सप्लोर करने वाला पहला व्यक्ति एम्परर अलेक्जेंड्रो था। वो पहला था जिसने डिस्कवर किया कि माना का यूज करके बॉडी को स्ट्रेंथन करना पॉसिबल था, और ऑरा इसे इंस्टेंटली रिलीज करने की एबिलिटी थी। इससे कोई भी नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर सकता था। हालांकि क्रिस ने मेंशन किया कि हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोग ही माना यूज कर सकते थे। 1000 में से एक नाइट बन सकता था और 10,000 में से एक मेज बन सकता था। इसीलिए ये डिस्कवर करना कि आपके पास अफिनिटी है या नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑरा के साथ नाइट बनने के लिए मिनिमम टैलेंट माना को कम से कम सेंस करने की एबिलिटी है। उसने कहा कि उसे इसमें आधा साल लगा, पर 1 साल में इसे अचीव करना एवरेज से ऊपर था। रोमन ने इसे एक्नॉलेज किया और क्रिस से इस माना को सेंस करने का तरीका समझाने को कहा। क्रिस अग्री किया, ये सोचते हुए कि रोमन उस फाइट को जीतने के बाद खुद को बहुत कुछ समझ रहा था। हालांकि ये एक अफसोस की बात थी, क्योंकि सोर्ड्समैनशिप और माना में टैलेंट दो बिल्कुल अलग चीजें थीं। अब रोमन इस ट्रेनिंग के जरिए हार्श रियलिटी का एक्सपीरियंस करेगा, पर इस ट्रेनिंग का प्रेमिस शुरू से ही फ्लॉड था। रोमन ने इस दुनिया की माना को पहले ही सेंस कर लिया था, और हेवनली डीमन मैजिशियन के रूप में सीखी हुई टेक्निक्स का यूज करके वो उसका कुछ हिस्सा अपने बॉडी के सेंटर में स्टोर कर रहा था। वो बस यहाँ ये समझने आया था कि वे चीजों को इस तरह से क्यों करते थे। भले ही ये सही तरीका ना हो, वो ये समझना चाहता था कि वे चीजों को इस तरह से क्यों करते थे। क्रिस चारों ओर चलने लगा और रोमन से कहा कि वो हर उस चीज को महसूस करे जो उसके बॉडी के कांटेक्ट में आती है। एक बार जब वो माना को सेंस करने का आदी हो जाए, तो वो इसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। जब वो इसे मैनिफेस्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो एक 1 स्टार ऑरा नाइट बन जाएगा। हालांकि ऑरा को मैनिफेस्ट करने के कई तरीके थे। इसे सोर्ड पर अप्लाई किया जा सकता था, या फॉर एग्जाम्पल बॉडी को कवर कर सकता था। वो अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखने वाला था जब उसने कुछ नोटिस किया। रोमन पहले से ही उसके बगल में खड़ा था। उसकी माना एक्टिवेटेड थी। बेचारा क्रिस तो कुछ कह भी नहीं पाया। लड़का सच में ऑरा मैनिफेस्ट कर रहा था, पर रोमन बस यही सोच सकता था कि वो बहुत अच्छे से जानता था कि इस दुनिया में लोग कई का जिस तरह से यूज करते थे वो गार्बेज था। उसकी दुनिया में आप एनर्जी को प्यूरिफाई करते हो और उसे अपने बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हो, जबकि इस दुनिया में वे बस एक्सपेक्ट करते हैं कि माना नेचुरली उनके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए। मुरिम वर्ल्ड में माना स्कार्स और डेंस है, जिसका मतलब है कि इसे एक्यूमुलेट करना डिफिकल्ट है, पर ये ज्यादा मूव भी नहीं करती। यहाँ हालांकि माना अबंडेंट है, पर एक्सट्रीमली लाइट है, जिससे ये बॉडी में जितनी आसानी से एंटर करती है उतनी ही आसानी से एस्केप भी करती है। दोनों मेथड्स कंपेरेबल भी नहीं थे, क्योंकि मुरिम में आप आमतौर पर अपने बॉडी के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को स्ट्रेंथन करते हो। इस दुनिया में एक्सटीरियर को स्ट्रेंथन नहीं किया जाता और माना एक्यूमुलेट नहीं होती। ये तो छोड़ो कि एनर्जी को हर जगह फैलाना पूरी तरह से इनएफिशिएंट है। अगर रोमन ऐसा मेथड यूज करता तो वो 100 साल में भी टॉप 10 में नहीं पहुंच पाता। शॉक्ड क्रिस ने पूछा कि रोमन ने ये कैसे किया। रोमन ने रिप्लाई किया कि क्रिस को शायद पहले से ही जवाब पता था। क्रिस ने जोर दिया कि वो इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे कम से कम आधा साल लगा था। उसने डिमांड की कि रोमन सच बताए। उस पर आरोप लगाया कि वो माना यूज करना नहीं जानने का दिखावा कर रहा था, बस अब शो ऑफ करने के लिए।
अब ये समझ में आने लगा था कि क्रिस क्यों हारा था। रोमन ने क्रिस की इस असम्पशन पर कमेंट किया कि वो अपनी पावर्स छिपा रहा था। कहा कि क्रिस बस वही अस्यूम कर रहा था जो वो चाहता था, पर बेचारा क्रिस ये समझने में स्ट्रगल कर रहा था कि क्या हो रहा था, ये जानते हुए कि उसे 2 स्टार तक पहुंचने में 10 साल लगे थे। अचानक रोमन हंसने लगा और क्रिस ने पूछा कि इतना फनी क्या था। रोमन ने बस रिमार्क किया कि क्रिस अम्यूजिंग था। क्रिस अब और अपसेट होकर पूछा कि क्या रोमन कह रहा था कि उसके एफर्ट्स फनी थे। रोमन ने फिर पूछा कि उन 10 सालों में रैंक चढ़ते हुए क्या क्रिस ने कभी एक बार भी उन मेथड्स पर सवाल उठाया था जो उसे सिखाए जा रहे थे। क्रिस जवाब देने वाला था, पर रोमन ने उसे बीच में ही काट दिया। कहा कि ऑर्डिनरी लोग ऐसे ही होते हैं, वे अस्यूम करते हैं कि जो चीज अनगिनत जनरेशन से पास डाउन हुई है वो हमेशा करेक्ट होती है। जब वो ऑरा सीख रहा था तो उसने सोचा कि लोग इस मेथड पर इतने फिक्सेटेड क्यों थे जब इसमें क्लियरली फ्लॉज थे। क्या इसीलिए कि उन्हें कुछ बेहतर नहीं पता था, या कैप्टन जॉनथन पर उनका फेथ बहुत स्ट्रांग था। पर सच ये है, लोग इसे फॉलो करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान चीज है। रोमन ने आगे कहा कि वो ये नहीं डिनाई करेगा कि क्रिस ने 10 साल तक हार्डवर्क किया था, पर उसे ये सच में फनी लगा कि क्रिस ने कभी अपने काम के पर्पस पर सवाल नहीं उठाया था। रोमन फिर चला गया, कहा कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट स्टेट तक नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि जो चीजें वो कभी सर्टेनिटी मानता था वो पास्ट में अलग थीं और टाइम के साथ बदल गईं। रोमन जानता था कि खुद पर इस तरह से सवाल उठाना सफरिंग की ओर ले जाता है, खासकर जब अनगिनत कोशिशों के बाद आप फेल हो जाते हो। वहीं आपको सबकी क्रिटिसिज्म और अपनी निराशा के खिलाफ तो जाना पड़ता है। हालांकि भले ही ऐसा हो, चेंज जरूरी है। ऐसे ही रोमन ने अपने फादर की टीचिंग्स को इग्नोर किया और अपनी आर्ट क्रिएट की। उसने फिर क्रिस को बताया कि वे ट्रेनिंग वहीं एंड करेंगे। उसी मोमेंट क्रिस ने रोमन को आवाज दी और उससे पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। सीन एक फ्लैशबैक में शिफ्ट हुआ। एक आदमी ने एक लड़के से पूछा कि क्या वो सफर करना जारी रखेगा या हार मान लेगा। उसने कहा कि वो हार मान लेगा और अब से ब्लड डीमन सेक्ट बायक जुनह्युक को फॉलो करेगा। आदमी बस ये जानना चाहता था कि वो बायक जितना स्ट्रांग कैसे बन सकता है। वो अपना बॉडी और सोल उसे डेडिकेट करने के लिए डिटर्मिन्ड था जब तक वे दोनों स्ट्रांग बनते, पर उसे ये जानना जरूरी था कि उसे अब क्या करना चाहिए। रोमन ने इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने अपना प्राइड छोड़ दिया था और कहा कि ये इंटरेस्टिंग था। ब्लड डीमन इतना पावरफुल था कि उसने ब्लड डीमन सेक्ट को एक ऑर्डर के तहत जीत लिया था। मुरिम पर डोमिनेट करने वाले व्यक्ति के रूप में ये इनएविटेबल था कि उसे आखिरकार बायक जुनह्युक का सामना करना पड़ेगा और एंड में एक लंबी बैटल के बाद उसे हरा दिया गया। रोमन को याद आया कि पास्ट के बच्चे ने अपना प्राइड निगल लिया था और गाइडेंस मांगी थी। प्राइड की कीमत पर स्ट्रांग बनने की इच्छा ने उसे ब्लड डीमन की याद दिलाई। उसने क्रिस को बताया कि वो स्ट्रांग बनने के तरीकों के बारे में पूछ रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली उसे ये नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। कंफ्यूज्ड क्रिस ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर रोमन ने रिप्लाई किया कि उसने पहले ही जवाब दे दिया था। एक ही चीज जो वो नहीं कर सकता था वो था जो उसे सिखाया गया था, उसे आंख बंद करके फॉलो करना। अगर रोमन उसे कुछ भी सिखाता तो क्रिस एक और लेसन को आंख बंद करके फॉलो कर रहा होता। तो क्रिस को जो करने की जरूरत थी वो था अपना जवाब खुद ढूंढना। रोमन ने बस इतना हिंट दिया कि अब से उसके बगल में रहे। 6 महीने में रोमन बैटलफील्ड में जाएगा जहां क्रिस उसे अनगिनत एनिमीज को हराते और स्ट्रांग बनते हुए देखेगा। और अगर 10 साल क्रिस रोमन के बगल में रहेगा तो रोमन को श्योर था कि तब तक क्रिस अपना जवाब ढूंढ लेगा। उसी नाइट क्रिस बेड पर आइसोलेटेड पड़ा था। उसे याद आया कि सब कहते थे कि सही चीज ये थी कि जब तक वो ह्यूमन महसूस करना शुरू न कर दे तब तक ट्रेन करना। उसे मास्टर द्वारा उसे दी गई टीचिंग्स याद आई, यहाँ तक कि वो टाइम भी जब उसे बताया गया था कि वो 2 स्टार ऑरा नाइट बन गया था। पर रोमन की हंसी और उसे कभी सवाल न पूछने के लिए मजाक करने से वो गुस्से से भर गया। किसी ने पूछा कि ये सब क्या था। मास्टर जानना चाहता था कि क्या क्रिस श्योर था, क्योंकि क्रिस ने अभी कहा था कि वो 6 महीने में रोमन के साथ बैटलफील्ड में जाएगा। मास्टर ने पूछा कि क्या कुछ हुआ था और क्रिस ने कंफर्म किया कि कुछ हुआ था। उन्होंने एक मोमेंट के लिए आंखें मिलाई और कैप्टन ने एडमिट किया कि ऐसा लग रहा था कि क्रिस के पास ऐसा करने का एक रीजन था। अब से क्रिस डिमिट्री नाइट्स का हिस्सा नहीं रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मास्टर को उम्मीद थी कि क्रिस बैटलफील्ड में रोमन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्रिस ने बस उसे थैंक यू कहा, पर उसी मोमेंट मास्टर ने रियलाइज किया कि क्रिस अब वो छोटा लड़का नहीं था जिसे उसने बैटलफील्ड में एक मरी हुई औरत से चिपके हुए पाया था। मास्टर ने कहा कि अगर क्रिस जिसे वो जानता था सच में रोमन को फॉलो करना चाहता था तो ऐसा लग रहा था कि रोमन अब बेवकूफ नहीं था। उसने क्रिस से कहा कि उसे फॉलो करे क्योंकि अब से उसे प्रिपेयर किया जाएगा। अगर क्रिस बैटलफील्ड में सर्वाइव करना चाहता था तो उसे एक सीक्रेट वेपन की जरूरत होगी जिसे वो अपना कह सके। अब नाइट एक्साइटेड था। सीन सिटी में शिफ्ट हुआ जहां सब एक खास रूमर के बारे में बात कर रहे थे कि डिमिट्री फैमिली के बेवकूफ ने सभी ब्लड फैंग को खत्म कर दिया था। स्टोरी की शुरुआत से केविन वहीं था, लोगों को ये कहते हुए सुन रहा था कि रोमन ने सच में अपना वर्ड रखा। उसे लगा कि ये सच हो सकता है क्योंकि उसने रोमन को 3 आदमियों को सिर्फ एक लाठी से हराते हुए देखा था। पर क्या ये सच में हो सकता था कि रोमन ने ये इसीलिए किया क्योंकि उसने अपना वर्ड रखा था? केविन ने कंक्लूड किया कि नहीं, रोमन उसके जैसे किसी के लिए इतनी दूर नहीं जाएगा। उसी मोमेंट उसके बॉस ने पूछा कि वो वहां क्या सोच रहा था और उसे काम पर वापस जाने को कहा। केविन ने सोचा कि वो बस इतना चाहता था
कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना स्ट्रांग हो जाए। वो जानता था कि दुनिया में ब्लड फैंग जैसे दर्जनों लोग अभी भी थे, पर एक पेजेंट के रूप में वो स्ट्रांग कैसे बन सकता था? ट्रेनिंग एक ऑप्शन नहीं था, उसे मौका भी नहीं मिलेगा। तभी किसी ने उसे आवाज दी, जिससे उसके हाथ में पकड़ी हुई क्रेट जमीन पर गिर गई। ये रोमन था, जिसने कहा कि उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी टाइम हो गया था। केविन ने पूछा कि रोमन वहां क्या कर रहा था, पर फिर जल्दी से खुद को करेक्ट किया और जमीन पर गिर गया। रोमन को अपनी फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू कहा। रोमन ने पूछा कि क्या चीजें इंप्रूव हो गई थीं, और केविन ने कंफर्म किया कि हो गई थी। ब्लड फैंग अब उनका पीछा नहीं कर रहे थे और उसे मिस्टर हांस की मदद से एक जॉब भी मिल गई थी। केविन को बस ये नहीं पता था कि अपनी ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करे। रोमन ने उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे ही केविन उसका प्रपोजल सुनेगा। उसकी फैमिली को फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एडिशनली उनके पास एक घर और अच्छा खाना होगा। उन्हें अब थका देने वाली जगहों पर काम करने की जरूरत नहीं होगी। केविन की पूरी फैमिली इस नई लाइफ से ब्लेस्ड हो सकती थी, पर कीमत ये थी कि केविन को वफादारी की कसम खानी होगी और रोमन के लिए जीना होगा। केविन एक मोमेंट के लिए चुप रहा। इससे पहले कि उसने अपना सिर जमीन पर झुकाया, कहा कि वो रोमन के लिए जिएगा। अगर रोमन कहेगा तो वो मरेगा, और अगर रोमन कमांड करेगा तो वो मारेगा। अगर रोमन उसकी फैमिली का ध्यान रखने का वादा करेगा तो वो काफी होगा। रोमन ने देखा कि केविन ऐसा व्यक्ति था जो अपनी वफादारी अपने खून से दिखाता था। अपनी पास्ट लाइफ में मैड डीमन ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ एक वर्ड से पूरे क्लैंस को मिटा सकता था। शायद इसीलिए जैसे ही उसने किसी को बुलाने के बारे में सोचा, केविन का नाम उसके दिमाग में आया। लड़के को फिर से देखना सच में वर्थ इट था, और रोमन ने कहा कि इस पॉइंट से आगे केविन उसका था। डिमिट्री कासल में वापस रोमन ने केविन को हांस को सौंप दिया और उसे लड़के को एडजस्ट करने में हेल्प करने को कहा। रोमन ने मेंशन किया कि वो बाद में वापस आएगा, और केविन ने हर चीज के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस की। उसके साथ वे चले गए और रोमन लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। रोमन ने ऑरा नाइट्स के पाथ का स्टडी करना शुरू किया। पहला स्टेज मैनिफेस्टेशन था, जो किसी को एक स्टार ऑरा नाइट के रूप में क्वालिफाई करता था। 2 स्टार तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी ऑरा से स्टील को काटना होगा। 3 स्टार पर कोई लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन को ट्रांसेंड करता था और किसी भी किंगडम में एक स्पेशल व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाता था। सलामांडर कॉन्टिनेंट पर कुछ 6 स्टार नाइट्स थे, पर किसी ने कभी 7 स्टार रैंक तक पहुंचने वाले के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि दुनिया के 10 सबसे स्ट्रॉन्ग में भी सभी 6 स्टार नाइट्स नहीं थे। रोमन ने सोचा कि क्रिस की स्ट्रेंथ को देखते हुए जोनाथन एक 3 स्टार नाइट होगा, और इस दुनिया में 6 स्टार प्रैक्टिकली इनकॉम्प्रिहेंसिबल थे। ऐसे व्यक्ति की ऑरा 12 मीटर तक ऊंची पहुंच सकती थी और पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकती थी। करंटली पूरी दुनिया में केवल 12 6 स्टार नाइट थे। रोमन ने रियलाइज किया कि ये इंडिविजुअल्स सच में पावरफुल थे, खासकर अगर वे इस तरह के फीट्स को एक इनएफिशिएंट तरीके से अचीव कर सकते थे। दूसरी ओर तथाकथित आर्च मैजेस थे, एक ऐसा टाइटल जो एक सॉर्सरर को दिया जाता था जो 7 सर्कल तक पहुंचता था। इस दुनिया में उन्हें हाफ गॉड हाफ ह्यूमन माना जाता था, क्योंकि वे जहां भी जाते थे तबाही ला सकते थे। ऐसे व्यक्ति का एक सिंगल स्पेल आसमान को 2 हिस्सों में बांट सकता था। अनफॉर्चुनेटली मैजिक ऐसी चीज थी जो मूरिम वर्ल्ड में मौजूद नहीं थी, और अब उसे कम से कम इसके बारे में कुछ आइडिया था। भले ही ये अनलाइकली था, वो जानता था कि वो फिलहाल ऐसे किसी व्यक्ति का दुश्मन बनने का रिस्क नहीं ले सकता था। ये फैक्ट कि वो उनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, सब कुछ और डेंजरस बना देता था। पर रोमन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक बबल में रह सके। उसे हर चीज का एक्सपीरियंस करना और ओवरऑल रूल करना पसंद था। ये सच में इंटरेस्टिंग होगा। अब सच में शुरू करने का टाइम था। सीन हांस के एक कमरे को खोलने पर शिफ्ट हुआ। रोमन ने पूछा कि ये किस लिए था। नौकर ने एक्सप्लेन किया कि ये पुरानी वर्कशॉप थी और अब उस जगह तक किसी की एक्सेस नहीं थी। रोमन ने रिमार्क किया कि ये ट्रेन करने के लिए परफेक्ट जगह थी। उसने हांस से कहा कि वो अगले वीक तक वहीं रहेगा और किसी को अंदर नहीं आना चाहिए या उसे खाना नहीं लाना चाहिए। रोमन ने हांस से कसम दिलवाई कि जब तक उसके लोग गंभीर खतरे में न हो, वो किसी को अंदर नहीं आने देगा। हिचकिचाते हुए हांस अग्री किया। उसके साथ रोमन अकेला रह गया। उसने नोटिस किया कि कमरा पुआल से भरा था, क्योंकि हांस ने उसे चीजों को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए रखा था। रोमन ने इस जेस्चर की सराहना की, पर इसके बिना ही रहना पसंद किया। इन सभी डेज में वो अपने बॉडी के सेंटर में एनर्जी जमा कर रहा था, पर अब अपनी पास्ट लाइफ में यूज की गई टेक्निक्स को डेवलप करना शुरू करने का टाइम था। उसने हेवनली डीमन मैजिशियन के आर्क का पहला स्टेज एक्टिवेट किया। पहले वो अपने बॉडी से इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए सारी एनर्जी को सर्कुलेट करेगा। कल्टीवेशन प्रोसेस अग्रेसिव था, हर जगह खून बह रहा था। रोमन जानता था कि ऐसा होगा, इसीलिए उसने सही मात्रा में एनर्जी जमा की थी। उसके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं था और उसे अपनी पिछली स्ट्रेंथमन जितनी जल्दी हो सके वापस पानी थी। इस टेक्निक का पहला स्टेज ह्यूमन स्टेज कहलाता था और ये उसके गोल की ओर पहला कदम था। सीन फिर 1 वीक बाद में शिफ्ट हुआ। एक गंजा आदमी वाइस्काउंट लॉरेंस और मिस फ्लोरा के लिए
टी और ड्रिंक्स लाने की पेशकश की। वाइस काउंट लॉरेंस अंदर आया और पूछा कि रोमन कहाँ था। गंजे आदमी ने एक्सप्लेन किया कि रोमन करंटली कुछ बिजनेस हैंडल कर रहा था और फिर दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें अंदर छोड़ दिया। वाइस काउंट लॉरेंस ने रिमार्क किया कि ये क्लियर था कि उनका वहां वेलकम नहीं था। उसने अपनी बेटी से कहा कि उन्हें इंतजार करना होगा और उसे बैठने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसने फिर उसे उसके नाम से बुलाया और एक्सप्लेन किया कि उसने ये मीटिंग उसकी की हुई गलती को रिवर्स करने के लिए अरेंज 1 की थी। फ्लोरा ने रिप्लाई किया कि वो परफेक्टली समझ गई थी। उस मोमेंट में वापस जब उसने सगाई तोड़ने का पता चलने पर चिल्लाया था, फ्लोरा ने एक्सप्लेन किया कि उसने रोमन के साथ अपनी सिचुएशन पहले ही डिस्कस कर ली थी और यहाँ तक कि अपने फादर की सलाह फॉलो करने की कोशिश भी की थी, पर उसने उसे इंटरप्ट किया, उसे उसके नाम से बुलाया और उसे याद दिलाया कि उसने हमेशा उसे एक इंटेलिजेंट बच्चा माना था, तो उसने ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। उसे ये समझने की जरूरत थी कि बार्को फैमिली ने गोल्ड बैंक से एक बड़ी रकम उधार ली थी, जिसका मतलब था कि जल्द ही एक वॉर शुरू होगी। डिमिट्री फैमिली के साथ शादी सिर्फ एक डिसीजन नहीं थी, ये इनएविटेबल था क्योंकि वे इस रीजन में बार्को के खिलाफ खड़े होने वाली एकमात्र फैमिली थे। फ्लोरा ने आर्ग्यू किया कि लॉरेंस फैमिली कमजोर नहीं थी और सवाल किया कि उन्हें क्यों लगा कि वे डिमिट्री के बिना नहीं जीत सकते। उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी डॉक्यूमेंट्स को बिना कुछ चेक किए ही अप्रूव कर दिया था। अगर बैंक ने ही इतना पैसा उधार दिया था तो ये दिखाता था कि ये मामला पहले ही इन फैमिलीज से आगे बढ़ गया था। ये लड़ाई उनके हारने के लिए डिजाइन की गई थी और वे उस हार का यूज करके उनके पास जो कुछ भी था उसे ले लेंगे। वो जमीन, सम्मान और यहाँ तक कि उसे भी खो देगा, जिसे लॉरेंस फैमिली की फ्लावर के रूप में जाना जाता था। प्रेजेंट में फ्लोरा ने सोचा कि वो ये सब जानती थी। वो डिसीजंस और उसके फादर ने उन्हें क्यों लिया था वो सब समझती थी। फिर भी उसने सेल्फिश रीजंस के लिए ये सब इग्नोर कर दिया था। उसे रियलिटी में जागने की जरूरत थी क्योंकि वो हमेशा एक फ्लावर की तरह नहीं जी सकती थी। इस बीच हांस इधर उधर घूम रहा था, सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही रोमन आएगा उसे बताना होगा कि फ्लोरा सुबह से उसका इंतजार कर रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि पहले से ही देर दोपहर हो चुकी थी, पर उसी टाइम रोमन ने उसे डिस्टर्ब न करने को भी कहा था। फाइनली दरवाजा खुला। हांस पूरा रेडिएंट होकर अपने मास्टर को बुलाया, पर उसे एक शॉक लगा। हालांकि सीन वापस लॉरेंस पर शिफ्ट होता है। उसे पहले से ही फ्लोरा की गलती के कारण इस ट्रीटमेंट की उम्मीद थी। वो जानता है कि लॉरेंस को इस पॉलिटिकल मैरिज की जरूरत है, पर फिर भी ये उसे ठीक नहीं लगा। अचानक वो खड़ा हो जाता है और फ्लोरा उसे आवाज देती है। वो अनाउंस करता है कि वो इसे सॉर्ट आउट करने जा रहा है और बैरन डिमिट्री को खुद ढूंढेगा। तभी अचानक वाइसकाउंट लॉरेंस दरवाजा खोलता है और पूछता है कि इतनी देर क्यों इंतजार कराया जा रहा है। अगर वे उनसे अनसेटिस्फाइड थे तो उन्हें बस वापस जाने के लिए कह देना चाहिए था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डिमिट्री फैमिली इतनी क्रूल होगी। हालांकि रोमेरो बस वहां ऑब्जर्व कर रहा है। वो कहता है कि वो समझता है कि उन्होंने क्या कहा, पर पूछता है कि क्या आज की मीटिंग पहले से स्केड्यूल थी। वाइसकाउंट मेंशन करता है कि वो बिना अपॉइंटमेंट के आया था, पर उसने रोमन से बात करने की कोशिश एक हफ्ते पहले ही की थी। अगर उन्होंने शुरू से ही रिफ्यूज कर दिया होता तो उन्हें बुरा नहीं लगता। हालांकि रोमेरो पूछता है कि क्या उसके पास बस इतना ही कहना है और क्या वो इस रूम में सिर्फ इंतजार की शिकायत करने के लिए गुस्सा है। जिस दिन फ्लोरा लॉरेंस विजिट करने आई थी, रोमन ने खुद कहा था कि वो शादी कैंसिल करना चाहता था। भले ही उन्होंने लड़के को डांटा, पर यह साफ था कि फ्लोरा ही वो रीजन थी जिसकी वजह से रोमन शादी तोड़ना चाहता था। असल में लॉरेंस ही थे जिन्होंने इस शादी के लिए सबसे पहले पुश किया था और अब वो वाइसकाउंट वहां शिकायत करने की हिम्मत कर रहा है जैसे कि ये उनकी गलती हो। वो फिर रिवील करता है कि 1 महीने पहले उसे बार्को फैमिली से एक मैसेज मिला था। ये एक पॉलिटिकल मैरिज का ऑफर था जहां उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस और लॉरेंस की जमीन का एक टुकड़ा मिलता। फिर भी उसने उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया और पूछता है कि वाइसकाउंट को क्यों लगता है कि उसने ऐसा किया। वाइसकाउंट लॉरेंस सोचता है कि बार्कोस के साथ अलायंस बनाना साफ तौर पर ज्यादा बेनिफिशियल होता। बैरन डिमिट्री कहता है कि रीजन सिंपल है। डिमिट्री फैमिली के पास इतनी पावर है कि वे जो चाहें चुन सकें और चूंकि उनके बेटे को लॉरेंस की फ्लोरा पसंद थी, इसलिए उन्होंने बार्को फैमिली का विरोध किया। वाइसकाउंट रियलाइज करता है कि उसने अपने ईगो के कारण बड़ी गड़बड़ कर दी है। रोमेरो कहता है कि रोमन का नेम और वैल्यू तब बदल जाती है जब उसके साथ डिमिट्री फैमिली का नाम जुड़ता है और असल में इस शादी के लिए जिन्हें डेस्परेट होना चाहिए वो डिमिट्री नहीं बल्कि लॉरेंस फैमिली है। अचानक फ्लोरा को अपनी एकेडमी के दिनों की याद आती है। एकेडमी में जोएल फैमिली का एक लड़का था जिसका परिवार इतना छोटा था कि उनके होने पर ही सवाल उठते थे। एक दिन जोएल ने एक छोटी सी गलती कर दी जिसके लिए उसके ऊपर पनिशमेंट कमेटी बिठा दी गई। तब उसके फादर एकेडमी आए और माफी मांगने लगे। उस वक्त फ्लोरा को उनके लिए अफसोस हुआ था। हालांकि अभी उसे ये सब फनी लग रहा है क्योंकि आज लॉरेंस फैमिली की हालत भी उस जोएल फैमिली जैसी ही है। वाइसकाउंट लॉरेंस अपनी इग्नोरेंस के लिए माफी मांगता है। फ्लोरा समझ गई कि वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने झुकना ही पड़ता है। तभी दरवाजे से अनाउंस किया गया कि मास्टर रोमन आ गए हैं। फ्लोरा ने रियलाइज किया
कि उसने ये लेसन बहुत देर से सीखा है। रोमन कमरे में अंदर आया और अपने फादर को ग्रीट किया। फादर ने पूछा कि क्या उसने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली है, जिस पर उसने हाँ कहा। फादर ने कहा कि वे ट्रेनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी उन्हें शादी के मुद्दे पर बात करनी है। चूंकि ये सब रोमन के डिसीजन से शुरू हुआ था, फादर उसके चॉइस का सम्मान करेंगे। रोमन समझ गया कि लॉरेंस की सर्वाइवल के लिए डिमिट्री की पावर कितनी जरूरी है। वो कहता है कि शुरू में जब उसने शादी की रिक्वेस्ट की थी, तब उसे लगा था कि इसमें वैल्यू है। हालांकि सब कुछ चेंज हो गया जब वो फ्लोरा से पहली बार मिला। उसने जरूर रूमर्स के आधार पर रोमन को जज किया होगा और सोचा होगा कि वो उसके जैसे किसी से शादी नहीं कर सकता। रोमन कहता है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जो उसे पर्सनली देखकर जज करे, न कि रूमर्स पर, और इसी रीजन से वो एंगेजमेंट खत्म करने का फैसला लेता है। उसी मोमेंट कमरा पूरी तरह शांत हो गया। लॉरेंस ने सोचा कि अब सब कुछ का एंड था, क्योंकि ये शादी उनके पास आखिरी कार्ड थी। कोई और फैमिली इस सिचुएशन में पॉलिटिकल मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स अपनी पावर से सॉल्व करनी होंगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर डिमिट्री और बर्को सच में फोर्सेस कंबाइन करते हैं तो उनके पास कोई चांस नहीं होगा। उसे कम से कम उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। उसने फिर झुककर कहा कि लॉरेंस इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। माफी के तौर पर वे अब अपने टेरिटरी से गुजरने वाले किसी भी डिमिट्री मर्चेंट से कोई टैक्स नहीं लेंगे। वो जानता था कि उनके जितने अमीर किसी के लिए ये ज्यादा नहीं था, पर यह दिखाने का एक मेथड था कि उन्हें अफसोस था। बैरन डिमिट्री ने कहा कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डिमिट्री अपने बेटे के फ्यूचर से प्रॉफिट नहीं कर सकते थे। उन्हें बस ये अनाउंस करना होगा कि फ्लोरा ने कैंसिल किया था और वे बर्को के साथ फोर्सेस ज्वाइन नहीं करेंगे। वाइसकाउंट लॉरेंस ने बस उसे थैंक यू कहा। उसके सभी फियर्स में ये सबसे बड़ा था, और उसके साथ वे कमरे से चले गए। इससे पहले कि उसने पीछे मुड़कर देखा, बस रोमन को वहां खड़ा देखने के लिए। अगर उसे इस यंग मैन की पोटेंशियल थोड़ी पहले पता होती तो वो फ्लोरा से बात करते समय ज्यादा असर्टिव होता। एंड में उसने भी एक बड़ी मिस्टेक की थी। बैरन डिमिट्री ने फिर रोमन को बुलाया और पूछा कि पिछले हफ्ते में उसके साथ क्या हुआ था। उस ट्रेनिंग में उसने बस इम्प्योर एनर्जी को हटाकर ह्यूमन स्टेट में आगे बढ़ने का काम किया था। ये उन टेक्निक्स का आधार है जो उसने बनाई थी, और मुरिम वर्ल्ड में ये कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि चूंकि इस जगह पर भरपूर माना है, ये बॉडी में जमा हो गई और मेटामॉर्फोसिस ने एक मिराक्युलस इफेक्ट पैदा कर दिया। उसकी बाहरी अपीयरेंस से, जैसे स्केलेटन में बदलाव, ये साफ था कि वो एक अलग व्यक्ति बन गया था। उसने फिर बस अपने फादर को बताया कि उसने खुद ही एक अवेकनिंग अचीव कर ली थी, और ये बदलाव इसीलिए हुआ क्योंकि उसे अपने बॉडी में माना फ्लो होती हुई महसूस होने लगी थी। बैरन डिमिट्री चौंक गया, क्योंकि इसमें सालों लगने चाहिए थे। उसने एक नेचुरल फिनोमिनन के बारे में सुना था जहां मना सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता था। हालांकि लड़का एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल कर रहा था, क्योंकि उसने ब्लड फैंग को हराने में कामयाबी हासिल की थी। ये सब लॉजिक को धता बताता था, पर वो ये नहीं भूल सकता था कि लड़का अभी भी उसका बेटा था। बैरन डिमिट्री ने फिर कहा कि चाहे उसे कितनी भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और लड़के को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका नाम रोमन डिमिट्री है, क्योंकि उसका फादर हमेशा उसका सपोर्ट करेगा। उसी मोमेंट बैक जून ह्यॉक को एक फ्लैशबैक याद आया जब उसे ट्रेन किया जा रहा था। उसके फादर हेवनली डीमन हमेशा उसे एक पैथेटिक बास्टर्ड मानते थे। उसके सामने वाला आदमी ठंडा या क्रूल नहीं था। उसने उसे मौत के कगार पर भी नहीं धकेला। उसने फिर बैरन डिमिट्री के बारे में सोचा कि ये सब इतना बुरा नहीं था। जब वो कमरे से निकला, किसी ने उसे आवाज दी। ये फ्लोरा थी, पूरी ऑकवर्ड। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने उसे इतनी जल्दबाजी में जज करने और दोनों फैमिलीज के लिए ट्रबल पैदा करने के लिए माफी मांगी। वो बस चला गया और कहा कि उसे माफी मांगी जाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसने शुरू से ही इसे एक्सेप्ट करने की प्लानिंग नहीं की थी। उसने आगे कहा कि वो समझती थी कि रोमन को ये पसंद नहीं था, भले ही ये उन दोनों के लिए था, पर वही थी जिसने वो प्रॉमिस तोड़ने का डिसीजन लिया था। हालांकि कुछ ऐसा था जो वो कहना चाहती थी जब तक उसे चांस मिला। उसने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? इसका रीजन उत्तर में एक सोशल गैदरिंग में था जहां नोबल्स गैदर हुए थे। जिस मोमेंट उन्हें पता चला कि उसका प्रॉमिस डिमिट्री से हुआ था, उन्होंने कई रूमर्स फैलानी शुरू कर दी। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पता चला कि वो और रोमन डिमिट्री ड्रग्स यूज करते थे, जो एक डेयर से आया था। वो जानती थी कि ड्रग्स लॉजिक और इंटेलिजेंस को नष्ट कर देते हैं। वो बस चाहती थी कि उसे ये पता चले। उसे नहीं पता था कि वे ट्रू थे या फॉल्स, बस ये था कि वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। रोमन ने उसे बीच में ही काट दिया और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इससे उनके रिलेशनशिप में कोई बदलाव नहीं आया। उसे अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बेचारी वहां अकेली छोड़ दी गई थी। बाद में उसी रात रोमन की हांस के साथ कॉन्वर्सेशन हुई। उसे ये अजीब लगा कि फ्लोरा ने ड्रग्स का जिक्र किया, क्योंकि उसे इस बॉडी में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। भले ही कुछ इम्प्योरिटीज थीं,
मेटामॉर्फोसिस ने वो सब पहले ही हटा दी थी। उसने फिर हांस को बुलाया और पूछा कि क्या उसने कभी सुना है कि वो ड्रग्स लेता था। वो बंदा पूरा कंफ्यूज था, पर रोमन ने कहा कि वो उसे डांटेगा नहीं, वो बस अपनी लाइफ में लिए गए चॉइसेस को समझना चाह रहा था। हांस ने बताया कि अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर कुछ मोमेंट्स थे जब उसे लगा कि लड़के का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज था। रोमन ने पूछा कि वो कब था। हांस ने एक्सप्लेन किया कि लास्ट टाइम 1 महीने पहले था, जब उसने रोमन को एक सोशल गैदरिंग से वापस आते देखा था। उस जगह पर कुछ मेजर नहीं हुआ था, पर जैसे ही वो वापस आया वो एक स्ट्रेंज स्टेट में लग रहा था। उसके बाद उसे जीने की इच्छा ही नहीं रही और वो पूरे दिन अपने रूम में रहता था और हर रात बहुत ज्यादा अल्कोहल मांगता था। यही एक रीजन था कि हांस को शक हुआ कि वो ड्रग्स यूज कर रहा है। पर अब जब वो इसके बारे में सोचता है तो ये एक फूलिश आइडिया लगता है। रोमन को याद आता है कि फ्लोरा ने उन नोबल गैदरिंग्स का जिक्र किया था और वो पूछता है कि उस पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज किया था। हांस कहता है कि वो बर्को का सबसे बड़ा बेटा एंथनी बर्को था। रोमन को लगने लगता है कि ये सब बहुत सस्पिशियस है। जैसे ही दूसरों को पता चलता है कि वो उसका फियांसे बनने वाला है, वो अचानक अपनी जान ले लेता है। अब उसे एक रफ आइडिया है कि क्या हुआ था। असली रोमन की डेथ के बारे में कुछ बातें उसे परेशान कर रही थीं। सुसाइड नोट में बस इतना लिखा था कि वो बैटल में जाने से डरता था, पर उसने अपनी फियांसे फ्लोरा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था। और तो और इस शादी से उसके लिए वॉर को अवॉइड करना एक्सट्रीमली इजी होता, पर इन सब के बावजूद उसने डर के मारे अपनी जान ले ली। कुछ तो था जो सेंस नहीं बना रहा था। रोमन ने फिर पूछा कि क्या वो और ये एंथनी बार्को हमेशा क्लोज रहे थे। हैंस ने कहा कि वो काफी टाइम से फ्रेंड्स थे, पर रिसेंटली चीजें ठीक नहीं लग रही थी। ये तब शुरू हुआ जब लॉरेंस के साथ वो मैरिज प्रपोजल सामने आया, क्योंकि वो बार्को के लिए एक ह्यूज ऑब्स्टेकल क्रिएट करता जो लॉरेंस की जमीनों को कॉन्कर करना चाहते थे, और सबसे तेज तरीका था उस शादी को होने से रोकना। इससे रोमन को कंफर्म हो गया कि ये लोग ही उस लेटर के पीछे थे। हैंस फिर मेंशन करता है कि कुछ दिन पहले बार्को फैमिली की पार्टी का इन्विटेशन वाला एक और लेटर आया था। इससे रोमन क्यूरियस हो जाता है। हैंस एक्सप्लेन करता है कि उसने वो डिलीवर नहीं किया क्योंकि रोमन आइसोलेटेड ट्रेनिंग में था, और पूछता है कि वो उसका क्या करे। अब रोमन हंसता है क्योंकि लगता है ये लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और यही वो चीज है जिसे हेवनली डीमन सबसे ज्यादा हेट करता है। वो पूछता है कि पार्टी कब होगी, और हैंस कहता है 2 हफ्ते में। इसके साथ रोमन उसे ऑर्डर देता है कि वो उन्हें इन्फॉर्म कर दे कि वो डेफिनेटली अटेंड करेगा। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। केविन को रोमन से बात करने के लिए ले जाया जा रहा है, पर हैंस ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि वो रोमन के बदले हुए अपीयरेंस से सरप्राइज ना हो। वो अंदर आया और पूछा कि क्या रोमन ने उसे बुलाया था। रोमन मुड़ा और कंफर्म किया, पर उसी मोमेंट केविन चौंक गया और पूछा कि यंग मास्टर को क्या हो गया था। रोमन ने इसे इग्नोर किया और पूछा कि क्या वो एडजस्ट कर रहा था। केविन ने हाँ कहा कि जगह बहुत अच्छी थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बस एक डिटेल थी। वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस जगह पर उसका रोल क्या होगा। उसने रोमन के लिए जीने की ऑफर की, पर उसे नहीं पता था कि उसके जैसा एक ऑर्डिनरी कॉमनर क्या कर सकता है। रोमन ने सिंपली कहा कि उसे उसकी तलवारों में से एक के तौर पर यूज किया जाएगा। केविन ने पूछा कि उसका क्या मतलब था। रोमन ने कहा कि किसी के लिए उसका रास्ता चुनना इम्पॉसिबल था, तो वो उसे 3 ऑप्शंस देगा। अगर उसे मारने से डर लगता था तो वो तलवार नहीं बल्कि हाथ और पैर बनेगा। वो सब कुछ हाथों से सीखेगा ताकि एक लॉयल फॉलोअर बन सके। सेकंड ऑप्शन था तलवार बनना और उसके बगल में उसकी प्रोटेक्शन करना। केविन ने इंटरप्ट किया, ये कहते हुए कि उसने कभी तलवार यूज नहीं की थी, तो ये इम्पॉसिबल था। रोमन ने कहा कि उसे पहले ही पता था कि लड़का यही कहेगा। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर वो ये ऑप्शन चुनता है तो उसे स्केलेटल कॉन्टोर्शन से गुजरना पड़ेगा। रोमन ने एक्सप्लेन किया कि वो एक ऐसा प्रोसेस था जहां दर्द से एक इंसान को ऐसा फील होता जैसे उसकी हड्डियां और मसल्स टूट रही हों। इस तरह वो दर्द से अपनी डिटर्मिनेशन और पोटेंशियल प्रूव करेगा, शब्दों से नहीं। उसने तलवार निकाली और कहा कि लास्ट ऑप्शन था कि वो उसे ले और अपना हाथ काट ले। अगर वो खुद को दर्द देने और उसे एंड तक सहने की हिम्मत रखता है तो वो किसी से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। रोमन को याद आया कि मैट डीमन भी, जिसे मार्शल आर्ट्स का कुछ नहीं पता था, एक किंग बन गया था। ये सब सिर्फ उसकी अपनी विल पावर पर डिपेंड करता था। रोमन ने उसे चूज करने को कहा क्योंकि ऑप्शन चाहे कोई भी हो, वो उसे वर्थ वाइल बनाएगा। दिमित्री कैसल के बाहर एक अबैंडन्ड केबिन में केविन पैदा हुआ था। वो यंग था और उसे सरवाइव करने के लिए काम करना पड़ता था। चूंकि उसे हमेशा हर चीज में हेल्प करनी पड़ती थी, ऐसा कुछ नहीं था जो उसे करना नहीं आता था। पर उसकी लाइफ बदल गई। उसने कितनी भी एफर्ट क्यों ना की हो, हमेशा कोई ना कोई था जो उसका हक छीन लेता था। वो एक कमजोर इंसान की लाइफ थी और इसीलिए वो उस दिन रोमन की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को भूल नहीं पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपना हाथ काटने से क्या साबित होगा, पर अगर इसका मतलब रोमन जितना स्ट्रांग बनना था तो उसने कहा कि वो ये करेगा। रोमन बस देख रहा था और केविन ने तलवार उठाई। उसी मोमेंट वो चिल्लाया
और हाथ काटने के लिए तलवार चलाई। इसी बीच बाहर क्रिस बात कर रहा था कि उसने यंग मास्टर को फॉलो करने का फैसला कैसे किया। उसने हैंस को ढूंढा और पूछा कि रोमन कहाँ था। हैंस ने कहा कि रोमन केविन के साथ बात कर रहा है, पर वॉर्न किया कि किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। क्रिस ने इस बच्चे के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अंदर रोमन ने लड़के को सच में हाथ काटने से रोक लिया। रोमन बस देख रहा था कि लड़के ने सच में कर दिखाया। रात में हैंस ने तलवार देखी और पूछा कि वो खून से क्यों ढकी हुई थी। रोमन ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो खून उसका नहीं था। सच तो ये है कि रोमन ने लड़के को एक इल्यूजन में डालने का प्लान किया था। वो डीमन के इल्यूजन का चार्म था। प्रॉब्लम ये थी कि केविन ने चार्म एक्टिवेट होने से पहले ही कट लगा दिया था। अगर रोमन ने उसे बीच में नहीं रोका होता तो लड़के ने सच में अपना पूरा हाथ काट लिया होता। बारको की पार्टी में अभी 2 हफ्ते थे और वॉर में 6 महीने। पर रोमन एक्साइटेड था क्योंकि उसे बहुत से लोगों को सिखाना था। ऑलराइट गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना तो दिल से थैंक यू। बस एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। याद है ना टारगेट 1000 लाइक्स। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे और भी क्रेजी कंटेंट आने वाला है। कमेंट्स में जरूर बताओ क्या आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, और अगर चाहते हो तो लिखो पार्ट 2 कमेंट्स में। चलो इस वीडियो को 100 कमेंट्स तक ले चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ और सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय।